नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में जो है मैं आपको लगातार 50 क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। जैसे सेट 1 से सेट 5 करवा दिया था ना, वैसे ही ये सेट 6 से सेट 10 तक लगातार 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई सुझाव है, आपको लगता है, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल जो है आप लगातार हिस्ट्री के ये क्वेश्चन पढ़िए। 50 मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा जाके प्लेलिस्ट, वो होगी टॉप 50 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट, ठीक है। वो करके फिलहाल आप लोग ये 51 से 100 तक क्वेश्चंस एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसमें है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो किंग हर्षवर्धन जो थे उनके कोर्ट पोएट कौन थे, उनका नाम बताना है। हु कंपोज द फेमस बायोग्राफी हर्षचरित, ठीक है, जिन्होंने फेमस बायोग्राफी हर्षचरित का निर्माण किया था। एंड द क्लासिकल प्ले कादम्बरी, और क्लासिकल प्ले कादम्बरी भी लिखा था। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने प्रसिद्ध जीवनी हर्षचरित और क्लासिकल नाटक कादम्बरी की रचना की थी। बताइए, हरिशेन थे, बाणभट्ट थे, रवि कीर्ति थे या फिर कालिदास, ठीक। हरिशेन, बाणभट्ट, रवि कीर्ति या कालिदास, बताइए। और जल्दी जल्दी मैं करवा दिया करूँगा, ठीक है। आप लोग का टाइम भी नहीं वेस्ट करूँगा, फालतू की बकवास करूँ बीच में। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बाणभट्ट, ठीक। तो बाणभट्ट वाज द आस्थाना कवि, ठीक, कोर्ट पोएट थे वो, किसमें, किंग हर्षवर्धन के दरबार में। और ये वर्धाना डायनेस्टी, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, तनेसर या कन्नौ। हिज वर्क हर्षचरित इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग रॉयल बायोग्राफी इन संस्कृत। और ये संस्कृत में है। तो अगर पूछा जाए ना हर्षचरित किस भाषा में है, तो आप क्या कहोगे, संस्कृत में। डिटेलिंग हर्षास राइज टू पावर, तो ये हर्ष के जो है उदय के बारे में बताती है कि वो कैसे जो है शासक बने, ठीक, उस बारे में बताती है। हिंदी में देख लीजिए, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट वर्धन वंश, कौन से वंश, वर्धन वंश, या कह सकते हो थानेसर कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के आस्थाना कवि, दरबारी कवि थे, ठीक है। तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के आस्थाना कवि या फिर दरबारी कवि थे। उनकी कृति हर्षचरित संस्कृत में सबसे पुरानी जीवित शाही जीवनी है जिसमें हर्ष के सत्ता में आने का विवरण दिया गया है, ठीक। तो हर्षचरित जो है किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। और ये आस्थाना कवि थे राजा हर्षवर्धन के, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस एंशियंट टेक्स्ट मिलिंद पन्हा, ठीक है, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद इज ए फिलोसॉफिकल डायलॉग ऑन बुद्धिज्म बिटवीन बुद्धिस्ट सेज नागसेन एंड विच इंडो ग्रीक किंग। तो वो ये पूछ रहा है कि प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ मिलिंद पन्न, ठीक है, कौन सा ग्रंथ, मिलिंद पन्न या फिर मिलिंद के प्रश्न, बौद्ध भिक्षु नागसेन और किस इंडो ग्रीक राजा के बीच बौद्ध धर्म पर एक दार्शनिक संवाद है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है ना मिलिंद पन्न या फिर जिसे हम कहते हैं मिलिंद के प्रश्न, वो किसके किसके, बौद्ध भिक्षु नागसेन और किस इंडो ग्रीक राजा के बीच बौद्ध धर्म पर एक दार्शनिक संवाद है, ठीक है। तो ये डिस्कशन है बौद्ध ग्रंथ पर। अब बताना है वो किसके किसके बीच था, बौद्ध भिक्षु नागसेन और कौन थे, दूसरे कौन थे, मेनेंडर प्रथम या फिर मनेंद्र प्रथम, डेमेट्रियस या फिर एंटीओकस सेकेंड या फिर सेल्यूकस निकेटर। बताइए कौन थे। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनेंद्र फर्स्ट, ठीक। तो रिटन इन पाली, तो ये जो लिखा गया है मिलिंद पन्न वो किस में है, पाली लैंग्वेज में है। मिलिंद पन्न रिकॉर्ड्स ए फैसिनेटिंग डिबेट वेयर किंग मनेंद्र फर्स्ट, जहाँ पर जो मनेंद्र फर्स्ट किंग हैं जिन्हें हम मिलिंद भी कहते हैं इंडियन ट्रेडिशन में, पोजेस कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल क्वेश्चन, मतलब कि बहुत गूढ़ प्रश्न, कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं अबाउट द सोल, आत्मा के बारे में, रिबर्थ या फिर पुनर्जीवन, एंड निर्वाण के बारे में। टू सेज नागसेन जो कह सकते हो कि संत थे या फिर जो ऋषि थे, उनसे पूछ रहे हैं। कन्विंस्ड बाय द आंसर्स, और वो कन्विंस्ड भी हो गए हैं। मनेंद्र कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, और जब वो संतुष्ट हो गए आंसर से, उत्तरों से, तो फिर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। हिंदी में देख लीजिए, मेनांडर फर्स्ट या फिर मनेंद्र फर्स्ट। पाली भाषा में लिखी गई मिलिंद पन्हों में एक दिलचस्प बहस का जिक्र है जिसमें राजा मेनांडर, जिन्हें भारतीय परंपराओं में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मिलिंद भी कहते हैं इन्हें, ने ऋषि नागसेन से आत्मा, पुनर्जन्म और निर्वाण के बारे में मुश्किल दार्शनिक सवाल पूछे थे। उनके जवाबों से प्रभावित होकर मेनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर अशोकन रॉक एडिक्ट्स मेंशन द devastating causalities of the Kalinga War and details Ashoka's subsequent transformation to the
पाथ ऑफ धम्म। तो वो ये पूछ रहा है कि अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस में, ठीक है, वो पर्टिकुलर शिलालेख पूछ रहे हैं किस में कलिंग युद्ध में हुए भारी नुकसान का जिक्र है और उसके बाद अशोक के धम्म के रास्ते पर चलने की जानकारी दी गई है। ठीक, कौन सा है? शिलालेख 10th है, शिलालेख 11th है, शिलालेख 12th है या फिर शिलालेख 13th है। ठीक, इंग्लिश में बोले तो रॉक एडिक्ट 10th, रॉक एडिक्ट 11th, रॉक एडिक्ट 12th या फिर रॉक एडिक्ट 13। बताइए कौन सा है? चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, रॉक एडिक्ट 13। ठीक, तो मेजर रॉक एडिक्ट 13 is historically vital because it directly describes the horror and misery caused by the कलिंग वार। तो ये जो रॉक एडिक्ट 13 है वो डायरेक्टली बताती है किसके बारे में? हॉरर मतलब जो भयावह स्थिति हुई थी, और मिजरी मतलब कि जो दुख उत्पन्न हुआ था उसके बाद जो तस्वीर बनी थी कलिंगा वार के बाद, उसके बारे में बताती है डायरेक्टली। 1461 बिफोर कॉमन इरा, तो ये जो है ईसा पूर्व से कह सकते हो 261 में हुई थी। ठीक, बिफोर कॉमन इरा 261। इट नोट्स हाउ द मास सफरिंग फिल्ड अशोकास हार्ट विद डीप रिमोर्स। तो ये जो मास किलिंग हुई थी ना, उसके बाद जो है अशोक का बहुत पछतावा हुआ था। रिमोर्स मतलब पछतावा, लीडिंग हिम टू एबेंडन कॉन्क्वेस्ट, और फिर वो जीत को छोड़कर भाई वार, ठीक है, इन फेवर ऑफ कल्चर्ड मोरल कॉन्क्वेस्ट, और फिर वो जो है वो धर्म की तरफ चले गए थे। कह सकते हो बुद्धिज़्म अपना लिया था उन्होंने। जब देखा कि इतनी ज़्यादा तबाही हुई तो फिर जो है वो बुद्धिज़्म की तरफ चले गए थे। कौन? अशोक। रॉक एडिक्ट 13 में ये वर्णन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिलालेख 13 या फिर 13वीं ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध 261 BCE में लड़ा गया से हुई तबाही और दुख का सीधा वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे बड़े पैमाने पर हुए दुख ने अशोक के मन में गहरा पछतावा पैदा किया, जिसके कारण उन्होंने युद्ध के जरिए जीत हासिल करने का रास्ता छोड़कर सांस्कृतिक नैतिक जीत का रास्ता अपनाया। ठीक है, धम्म घोष का, ठीक, धम्म घोष का रास्ता अपनाया था उन्होंने। कह सकते हो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस श्री फोर्ट, ठीक, एंड द अलाई दरवाजा। ठीक, दोनों हैं, श्री फोर्ट और अलाई दरवाजा। द मैजेस्टिक गेटवे टू द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स वर कंस्ट्रक्टेड बाई विच दिल्ली सुल्तान। तो ये पूछ रहा है कि मशहूर सिटी फोर्ट और अलाई दरवाजा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का शानदार प्रवेश द्वार, ठीक है, किसका? कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किस दिल्ली सुल्तान ने बनवाए थे? तो किस दिल्ली सुल्तान ने ये दोनों बनवाए थे, श्री फोर्ट और अलाई दरवाज़ा? बताइए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या फिर सिकंदर लोदी ने? कौन थे? बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड द सिटी ऑफ श्री, द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का दूसरा शहर था, एंड इट्स फोर्ट, ठीक, तो श्री फोर्ट भी बनवाया था और सिटी भी जो श्री है वो भी बनवाया था। कब? अराउंड 1303, 1303 कॉमन एरा में, टू प्रोटेक्ट द कैपिटल फ्रॉम फ्रीक्वेंट मंगोल इन्वेजन। तो मंगोल जो इन्वेजन थे, मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए बनाया था। ठीक है, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा भी उन्होंने बनवाया, विच इज़ सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो ये मतलब बहुत फेमस माना जाता है, ठीक है, मशहूर है। एम्प्लॉइंग द साइंटिफिक आर्क एंड डोम टेक्निक, ठीक है, तो साइंटिफिक आर्क और डोम टेक्निक भी इन्होंने अपनाई थी। हिंदी में देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी को बार बार होने वाले मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए लगभग 1303 ईस्वी में सिरी शहर, दिल्ली का दूसरा शहर, और उसका किला बनवाया था। उसने अलाई दरवाज़ा भी बनवाया, जिसे भारत में असली इस्लामी वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक माना जाता है। इसमें वैज्ञानिक मेहराब और गुंबद तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? तो याद रहिए कि श्री फोर्ट और अलाई दरवाज़ा दोनों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए हैं 1303 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, कंपोज द सूर सागर एंड वाज ए प्रोमिनेंट डिसाइपल ऑफ आचार्य वल्लभाचार्य। हाँ, आचार्य वल्लभाचार्य। ठीक है, तो अब आपको बताना है निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन मुगल सम्राट जहांगीर का समकालीन था। ठीक है, भक्ति संतों में कौन मुगल सम्राट जहांगीर का समकालीन था, कंटेम्प्रेरी था, जिसने सूर सागर की रचना की। ठीक है, और उसने सूर सागर की रचना भी की है, जो आचार्य वल्लभाचार्य का प्रमुख शिष्य था। तो आचार्य वल्लभाचार्य के जो थे ये शिष्य भी थे और इन्होंने सूर सागर की रचना भी करी है।
कौन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या मीराबाई? बताइए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता है, समझ रहे हो आप लोग, इससे आसान नहीं आ सकता है। चलिए देख लेते हैं, ये छोटा सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। ठीक, द ब्लाइंड पोएट सेंट सूरदास। तो अगर पूछा जाए कि ब्लाइंड पोएट कौन थे, तो आप क्या कहोगे? संत सूरदास जी। लिव्ड ड्यूरिंग द राइज ऑफ अकबर एंड जहांगीर। तो ये अकबर और जहांगीर के समय पे रहे हैं, याद रखिएगा। अकबर और जहांगीर के टाइम पे ही इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। ठीक है, अकबर का पत्र लेकर आई थी वो, लेकिन मिले जहांगीर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये जो सूरदास थे वो लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी भी थे। ही बिलोंग टू द पुष्टि मार्ग स्कूल। ठीक है, तो ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय से थे, फाउंडेड बाय हिज गुरु वल्लभाचार्य। और ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय था, ये किसने फाउंड किया था? ये फॉर्म किया था गुरु वल्लभाचार्य ने, इनके गुरु थे सूरदास जी के। His monumental work सूर सागर contains thousands of devotional verses written in the ब्रज भाषा dialect। तो ये ब्रज भाषा में लिखे गए। जो सूर सागर है वो किस में है? ब्रज भाषा में। हिंदी में देख लीजिए, अंधे कवि, ठीक है, संत सूरदास अकबर और जहांगीर के शासनकाल में रहते थे। भगवान कृष्ण के भक्त, वे अपने गुरु वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़े थे। उनकी महान रचना सूर सागर में ब्रज भाषा में लिखे गए हजारों भक्तिपूर्ण पद शामिल हैं। क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। बताइए इसमें, विच बैटल फॉट इन 1527। तो कौन सी जो युद्ध है या फिर बैटल है 1527 में लड़ी गई? सीमेंटेड बाबर्स पोजीशन, मतलब कि जो बाबर की पोजीशन थी नॉर्थ इंडिया में, बाय क्रशिंग द फॉर्मिडेबल कन्फेडरेसी, मतलब कि कोई बहुत मजबूत कन्फेडरेसी थी राजपूत की। ठीक है, लेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवाड़। तो वो ये पूछ रहा है कि 1527 ईस्वी में लड़ी गई किस लड़ाई ने, ठीक है, कौन सी बैटल थी, ने मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत शासकों के शक्तिशाली गठबंधन को कुचलकर उत्तरी भारत में बाबर की स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, तो वो कौन सा युद्ध था जिससे बाबर की स्थिति और मजबूत हो गई थी? 1527 में कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, या फिर बैटल ऑफ घाघरा? कौन सी थी बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैटल ऑफ खानवा। तो फॉट नियर द विलेज ऑफ खानवा। तो ये खानवा विलेज के पास हुई थी, जो कहाँ? आगरा के पास है, इन 1527। तो अगर पूछा जाए कि बैटल ऑफ खानवा कब हुई थी, तो आप क्या कहोगे? 1527 में। वो पूछे कहाँ हुई थी, तो आप क्या कहोगे? आगरा के पास। दिस बैटल वाज मोर पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से ज़्यादा विशेष थी। फेसिंग एन इनॉर्मस राजपूत अलायंस अंडर राणा सांगा। ठीक है, तो राणा सांगा ने टक्कर तो दी थी। बाबर रैलीड हिज डीमोरलाइज सोल्जर्स। तो इन्होंने जो है, बाबर ने अपनी सेना को मोटिवेट किया है बाय डिक्लेयरिंग इट ए रिलीजियस वार। उन्होंने कहा भैया ये रिलीजियस वार है, समझ रहे हो, धर्म की युद्ध है। तब वो जैसे जिहाद भी कहते हैं, ठीक है, तो मुगल ज़्यादातर जिहाद ही तो करते थे। ठीक है, तो वो जिहाद के नाम पे उन लोगों ने जो है मोटिवेट किया अपने सैनिकों को। एंड यूजिंग एडवांस्ड आर्टिलरी टैक्टिक्स टू सिक्योर ए डिसीसिव विक्ट्री। तो अब हिंदी में देख लीजिए, खानवा का युद्ध 1527 में खानवा गांव आगरा के पास के निकट लड़ा गया। यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध की तुलना में राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। राणा सांगा के नेतृत्व में विशाल राजपूत गठबंधन का सामना करते हुए बाबर ने अपने हतोत्साही सैनिकों को एकजुट करने के लिए इसे धार्मिक युद्ध, जिहाद घोषित किया। ठीक है, तो ये 1527 में जो है खानवा गाँव आगरा के पास लड़ा गया था युद्ध। और ये याद रखिएगा कि राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर ने अपने हतोत्साही सैनिकों को एकजुट करने के लिए इसे धार्मिक युद्ध, जिहाद घोषित किया और निर्णायक जीत हासिल करने के लिए उन्नयन तोपखाने की रणनीति का उपयोग किया। तो उन्नत तोपखाने भी इसमें उपयोग में लाए गए थे। तो याद रखिएगा, यहीं से बाबर की नींव पड़ी थी 1527 में। ठीक, फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विच इन्वॉल्व्ड एनेक्सिंग प्रिंसली स्टेट्स इफ देयर रूलर्स डाइड विदाउट ए नेचुरल मेल हायर वाज एग्रेसिवली परस्यूड बाई। तो अब इसमें हिंदी में देख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, नाम की प्रशासनिक नीति जिसके तहत अगर किसी रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी सगे पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उस रियासत को विलय कर लिया जाता था। इसे जोर शोर से लागू किया था किसने? ठीक है, तो यह बताना है कि किसने लागू किया था। देखिए, बहुत बुरी थी कि मतलब कि अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर जो है वो उसे हड़प लेते थे उस जमीन को। और आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था, समझ रहे हैं, उन्होंने गोद लिया था बेटे को, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे, उनके करीबी थे, फिर युद्ध हुआ था। फिलहाल आपको यह बताना है कि ये जो मतलब कर रहे थे, ये लागू किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने? किसने किया था?
बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। तो याद रखिए कि जो लॉर्ड डलहौजी हैं उनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, 1848 से 1856 तक। यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उन्होंने यूज़ की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू एनेक्स, एनेक्स मतलब हड़पना, वाइटल टेरिटरीज विदाउट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब कि कोई मिलिट्री की भी ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ऐसा लॉ ही पास कर दिया था कि वो बस हड़प लेंगे आपकी ज़मीन। अंडर दिस रूल एडॉप्टेड सन्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल हायर्स। मतलब कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई वाला जो केस है ना, वो यहाँ पर वो उसे मान ही नहीं रहे हैं। और देखिए, टू द थ्रोन सतारा 1848, ठीक है, तो सतारा 1848, संबलपुर 1849 एंड झांसी, झांसी की थी ना वो 1853, देखो उसे भी एनेक्स करा है, एंड नागपुर 1854 वर एनेक्स्ड यूजिंग दिस पॉलिसी। और आपने जो 1857 क्रांति है, फिर वहाँ पर जो है इन लोगों ने विरोध किया था, और फिर बहुत उसे माना जाता है कि सबसे बड़ा विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे हैं। पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी जो है कौन से कार्यकाल में थे, तो याद रखिएगा 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल थे। ने बिना किसी सैन्य संघर्ष के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति का इस्तेमाल किया। इस नियम के तहत गोद लिए गए बेटों को सिंहासन का कानूनी उत्तराधिकार नहीं माना जाता था, ठीक है। इस नीति का इस्तेमाल करके सतारा 1848, संबलपुर 1849 और झांसी 1853 और नागपुर 1854 को मिला लिया गया था या विलय कर लिया गया था, सही। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। हु अमंग द फॉलोइंग डायनेमिक सोशियो रिलीजियस लीडर्स फाउंडेड द आर्य समाज। तो किसने आर्य समाज की स्थापना की थी इन बॉम्बे इन 1875। याद रखिए कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में तो की गई थी, लेकिन किसने की आपको ये बताना है। एंड गेव द फेमस कॉल, और जो है एक नारा भी दिया था, गो बैक टू द वेदास, वेदास की ओर बढ़ो। किसने दिया था ये, हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक नेता ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो लौटो का प्रसिद्ध नारा भी दिया। कौन थे ये, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर आत्माराम पांडुरंग। बताइए कौन थे ये, फिर मैं बताऊं आपको। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो ये उन्होंने ही नारा दिया था, और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज एज ए रिफॉर्म मूवमेंट रिजेक्टिंग आइडल वर्शिप। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मूर्ति पूजा को, कास्ट रिजिडिटीज़ को, मतलब कि वो कास्ट में भी नहीं मानते थे, एंड प्रीस्ट क्राफ्ट वाइल कैंपेनिंग वैदिक इनफेलिबिलिटी। ही ऑथर्ड द सेमिनल टेक्स्ट सत्यार्थ प्रकाश। अगर पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, तो आपको यही बताना है कि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, द लाइट ऑफ ट्रुथ टू प्रोपेगेट हिज आइडियाज या फिर आइडियल्स। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में की थी। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरताओं और पुरोहितवाद को नकारा और वेदों की प्रामाणिकता का समर्थन किया। अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश या फिर सत्य का प्रकाश नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भी की। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूशन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, a method to reduce Indian states to British dependencies by forcing them to maintain a British army at their own expense was primarily associated with। अब आपको यह बताना है कि सहायक संधि या फिर सब्सिडरी अलायंस प्रणाली को लागू करना, जिसके तहत भारतीय राज्यों को अपने खर्च पर, ध्यान से पढ़िएगा, जिसके तहत भारतीय राज्यों को अपने खर्च पर ब्रिटिश सेना रखने के लिए मजबूर करके ब्रिटिश आश्रित राज्य बना दिया जाता था। मुख्य रूप से किससे संबंधित है, किसके काल में हुआ ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कर्जन। बताइए। याद रखिए कि सब्सिडरी अलायंस कब एग्जीक्यूट की गई थी, ठीक है, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कर्जन। बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, तो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल फ्रॉम 1798 टू 1805। तो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल कब तक थे, 1798 से 1805 तक। यूटिलाइज द सब्सिडरी अलायंस टू एक्सपेंड द ब्रिटिश एम्पायर बाउंड्रीज। तो ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश जो एम्पायर था उसकी बाउंड्रीज को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने ये जो है सब्सिडरी अलायंस को यूटिलाइज किया था। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू फॉर्मली
एक्सेप्ट दिस अलायंस। ध्यान रखिएगा, वो पूछेंगे कि सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले किसने एक्सेप्ट की थी, तो आप क्या कहोगे, हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में, फॉलोड बाय द रूलर ऑफ मैसूर, तंजौर एंड अवध। ठीक, तो हिंदी में देख लीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 1805। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक थे, ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सहायक संधि का इस्तेमाल किया। हैदराबाद के निज़ाम पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने 1798 में औपचारिक रूप से इस संधि को स्वीकार किया। इसके बाद मैसूर, तंजौर और अवध के शासकों ने भी अपनाया। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि सब्सिडरी अलायंस किसने जो है अडॉप्ट की थी, तो आप क्या कहोगे, हैदराबाद के निज़ाम ने। उसके बाद मैसूर, तंजौर और अवध के शासक ने अपनाया था। ठीक है, और ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे अप्लाई की गई थी। ठीक, फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और देखिए मैं बीच में आपको तंग भी नहीं करता हूँ, तो आप लोग, अब आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल बताइए इसमें, Who was the British Prime Minister who announced the infamous Communal Award in August 1932, establishing separate electorates for minority communities and the depressed classes? तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, अगस्त 1932 में अल्पसंख्यक समुदायों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करने वाले कुख्यात सांप्रदायिक पंचायत कह सकते हो, ठीक है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो 1932 में अल्पसंख्यक समुदायों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करने वाले कुख्यात जो कम्युनल अवार्ड थे, उनकी घोषणा करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने घोषणा की थी। विंस्टन चर्चिल थे, रैमसे मैकडोनाल्ड थे, या फिर क्लेमेंट एटली, या फिर स्टैनली बाल्डविन। देखिए जो क्लेमेंट एटली थे ना, वो याद रखिएगा कि आज़ादी के टाइम थे। ठीक है, जब आज़ाद होने वाला था, तो वो तो नहीं होंगे। फिलहाल आप बताइए आंसर क्या है इसका। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक, तो फॉलोइंग द डेडलॉक एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो राउंड टेबल हुआ था दूसरा वाला, उसमें गतिरोध हुआ था। ठीक है, थोड़ा उसके बाद जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी कम्युनल अवार्ड की। ठीक, और बाई ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स। देखिए मुस्लिम को तो ग्रांट कर ही दिया था उन्होंने 1909 में। ठीक है, वहाँ पर आया था मॉडलेमेंटो एक्ट। यहाँ पर जो है वो देखो कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस, द ब्रिटिश इंटेंडेड टू स्प्लिंटर द इंडियन नेशनलिस्ट बेस। तो अब उनका मकसद था ना कि ये पूरे राष्ट्र को बांट दो, सिखों में, एंग्लो इंडियन में, छोटे छोटे चीज़ों में, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल तो खेल ही रहे थे, तो वो यही बता रहे हैं। ठीक, हिंदी में देख लीजिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गतिरोध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। मुसलमानों, यूरोपियनों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और दलित वर्गों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र देकर अंग्रेजों का मकसद भारतीय राष्ट्रवादी आधार को बांटना था। ठीक, तो ये था आपका सेशन। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। आप लोग पिछला वाला देख लीजिए जाके, उसमें नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चन हैं, उसमें से एक ना एक ज़रूर फंसेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच इमर्ज्ड एज ए प्रीमियर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग अलॉन्ग साइड नालंदा वॉज फाउंडेड बाई विच प्रोमिनेंट पाला रूलर। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो नालंदा के साथ साथ बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, की स्थापना किस प्रमुख पाल शासक ने की थी? किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ठीक है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल प्रथम, किसने करी थी बताइए? फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल द सेकंड रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो देखिए जो धर्मपाल थे वो सेकंड रूलर थे पाल डायनेस्टी के, किसके? बंगाल और बिहार की। इस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी इन द लेट 8th और अर्ली 9th सेंचुरी कॉमन एरा। तो ये लगभग कह सकते हो कि 8वीं जो शताब्दी थी उसके लास्ट में, या फिर 9वीं जो शताब्दी थी उसके शुरुआत में। इन रिस्पॉन्स ए परसीव्ड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट नालंदा। तो नालंदा में जो एजुकेशन थी वो थोड़ी सी गिर रही थी, इसी वजह से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की शुरुआत किसने करी थी? धर्मपाल ने। इट बिकेम ए क्रूशल सेंटर फॉर वज्रायन बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये वज्रायन बुद्धिज्म के लिए क्रूशल सेंटर बना था। हिंदी में देख लीजिए,
बंगाल और बिहार के पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल ने नालंदा में शिक्षा की गुणवत्ता में आई गिरावट को देखते हुए 8वीं सदी के अंत या 9वीं सदी की शुरुआत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह वज्रयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कौन? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विच एंशियंट इंडियन ट्रीटीज ऑन स्टेट्सक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी मेंशंस द सप्तांग थ्योरी, 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अंक का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो किस में जो है भारतीय ग्रंथ में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, आपको ये बताना है। मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस या फिर नीति सार? बताइए कौन सा है। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। रिटन बाय चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। द अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्स द स्टेट एज एन ऑर्गेनिक बॉडी विथ 7 लिम्स। ठीक, तो इसमें 7 लिम्स थे, या कह सकते हो 7 अंग थे। स्वामी, अमात्य जो मिनिस्टर्स हैं, जनपद टेरिटरी, फिर दुर्ग फोर्ट, कोश ट्रेजरी, दंड आर्मी एंड मित्र एली। हिंदी में देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित। ठीक है, तो कह सकते हो कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य भी कहते हैं, इनके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में राज्य को 7 अंगों, सप्तांग वाले एक जीवित शरीर के रूप में वर्णित किया गया है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ठीक है, ये हैं आपके 7 अंग। ठीक, फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 63, द एलिगेंट गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक, तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट विच कंबाइंड इंडियन आइकोनोग्राफिक themes with Greek, Roman, realistic sculpting techniques, flourished maximum under the patronage of which dynasty? तो वो ये कह रहे कि शानदार गांधार कला शैली जिसमें भारतीय प्रतिमा संबंधी विषयों को ग्रीक, रोमन, यथार्थवादी मूर्तिकला तकनीकों के साथ मिलाया गया था, किस राजवंश के संरक्षण में सबसे अधिक फली फूली? ठीक है, कौन सी गांधार कला शैली बताइए, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा फली फूली थी? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंगस? ठीक है, शुंगास। बताइए कौन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुशांस। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड हैविली इन नॉर्थ वेस्टर्न एंशियंट इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द कुशान डायनेस्टी, पर्टिकुलरली अंडर किंग कनिष्क। इट इज़ ऑफन रिफर टू एज द ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल। तो ये जो है ऑफन, जो प्राय जो है रिफर किया जाता है किसकी तरह? ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल की तरह, बिकॉज इट डिपिक्टेड द बुद्धा, क्योंकि ये दिखाता था बुद्धा को यूजिंग फिजिकल ट्रेट्स, मतलब कि उनके जो फिजिकल ट्रेट्स थे, उनकी जो भौतिक विशेषताएं थी, सिमिलर टू द ग्रीक गॉड अपोलो। जो ग्रीक गॉड थे अपोलो, उनकी तरह दिखते थे। वेवी हेयर एंड रियलिस्टिक ड्रेपरी, हिंदी में देख लीजिए कुषाण। ठीक, तो गांधार कला शैली जो है वो किसके राजवंश में सबसे ज़्यादा अधिक फली फूली? कुषाण। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो राजा कनिष्क के शासनकाल में। तो देखिए, गांधार कला शैली का विकास प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कुषाण वंश के शासनकाल में विशेष रूप से राजा कनिष्क के समय में हुआ था। इसे अक्सर ग्रीको बुद्धिस्ट, यूनानी बौद्ध शैली कला कहा जाता है, क्योंकि इसमें बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो जैसी शारीरिक विशेषताओं जैसे घुंघराले बाल और कपड़ों की यथार्थवादी बनावट के साथ दिखाया गया था। सही है, फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जजिया टैक्स, ए प्रोटेक्शन टैक्स लेविड ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको पता है जजिया कर लगाया गया था जो मुगल काल था उस टाइम पे। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो जजिया टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, वॉज कम्प्लीटली एबोलिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुगल एम्पायर बाय अकबर। तो मुगल काल था, उसमें अकबर के द्वारा तो इसे एबॉलिश कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। बट री इम्पोज इन 1679 बाय विच एम्परर, लेकिन दोबारा थोप दिया गया किसके द्वारा? 1679 में किस शासक के द्वारा? ठीक, तो मुगल साम्राज्य में जजिया कर, गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाए जाने वाला सुरक्षा कर को पहली बार अकबर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन 1679 में किस सम्राट ने इसे फिर से लागू किया? बताइए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह प्रथम? कौन थे? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, क्योंकि ये आसान है, सबको ही पता होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। अकबर एबॉलिश जजिया इन 1564। तो अकबर ने जो है एबॉलिश कर दिया था, जजिया को हटा दिया था 1564 कॉमन एरा में, एज पार्ट ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। मतलब कि जो है रिलीजियस टॉलरेंस दिखाना था उसे, कि जो है हम सभी
धर्मों को एक सा लेते हैं, ठीक। हाउएवर एज पार्ट ऑफ हिज शिफ्ट टुवर्ड स्ट्रिक्टर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टू फंड इज प्रोटेक्टेड मिलिट्री कैंपेन्स इन द दक्कन, औरंगजेब, ठीक है, लेकिन वो जो है अपना विस्तार करना चाहता था और दूसरों को, मतलब कह सकते हो काफ़ी क्रूर शासक था औरंगजेब, तो उसने जो है रीइम्पोज कर दी थी टैक्स, जो जजिया टैक्स थी अक्रॉस द एम्पायर इन 1679। तो याद रखिए कि 1564 में जो है अकबर ने तो एबॉलिश की थी, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में फिर से लागू कर दी थी। हिंदी में देख लीजिए, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की अपनी नीति के तहत 1564 ईस्वी में जजिया कर को ख़त्म कर दिया था। हालांकि सख्त इस्लामी कानूनों को अपनाने और दक्कन में अपने लंबे सैन्य अभियानों के लिए धन जुटाने के मकसद से औरंगजेब ने 1679 में पूरे साम्राज्य में यह कर फिर से लागू कर दिया, ठीक है। तो औरंगजेब ने दोबारा 1679 में लागू कर दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, तो कौन था फाउंडर सैयद डायनेस्टी का, विच रूल्ड द दिल्ली सल्तनत इमीडिएटली फॉलोइंग द डिवेस्टेशन कॉज्ड बाय तैमूर्स इन्वेजन इन 1398। तो वो ये कह रहे हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, जिसने 1398 में तैमूर के आक्रमण से हुई तबाही के ठीक बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मुबारक शाह, खिज़र खान, मोहम्मद शाह या आलम शाह, कौन था फाउंडर सैयद डायनेस्टी का, बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, खिज़र खान। तो खिज़र खान फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, ठीक। तो खिज़र खान ने जो है सैयद डायनेस्टी फाउंड करी थी। द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो अगर दिल्ली सल्तनत में देखें तो ये चौथी डायनेस्टी थी, ठीक है। कब, 1414 में। ही हैड प्रीवियसली बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान बाई तैमूर, तो इसे जो है खिज़र खान को अपॉइंट किया गया था गवर्नर, कहाँ, मुल्तान का, कब, तैमूर के द्वारा, ठीक। ड्यूरिंग द लेटर्स केओटिक इन्वेजन ऑफ इंडिया विच शटर्ड द पावर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, और इसने जो है तुगलक वंश की सत्ता को तहस नहस कर दिया था। हिंदी में देख लीजिए, खिज़र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश की स्थापना की थी। इससे पहले भारत पर तैमूर के उस उथल पुथल भरे हमले के दौरान उसे मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है, खिज़र खान को, जिसने तुगलक वंश की सत्ता को तहस नहस कर दिया था, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइकॉनिक मोनूमेंट वाज बिल्ट इन 1591, तो कौन सा आइकॉनिक मोनूमेंट था, मतलब ऐतिहासिक इमारत, जो 1591 में बनाई गई थी, किसके द्वारा, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, टू कमेमोरेट द एंड ऑफ ए डेवस्टेटिंग प्लेग इन हिज न्यूली फाउंडेड कैपिटल सिटी। तो हिंदी में समझ लीजिए, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी नई बसाई राजधानी में एक भयानक महामारी के खत्म होने की याद में 1591 में कौन सी मशहूर इमारत बनवाई थी, ठीक है। याद रखिएगा, भयानक, जो बहुत बड़ी, मतलब एक पेंडेमिक आई थी, भयानक महामारी, ठीक है, उसके खत्म होने की याद में बनवाई थी 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। गोल गुम्बज, चार मीनार, मक्का मस्जिद या फिर शाही किला, बताइए कौन सा होगा, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार मीनार, ठीक। ऑप्शन बी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, द फिफ्थ रूलर ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी। तो कुतुब शाही डायनेस्टी के ये फिफ्थ रूलर थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कंस्ट्रक्टेड द चार मीनार, तो इन्होंने चार मीनार बनवाई थी, ठीक। कहाँ, हैदराबाद में 1591 में। द मोनूमेंट वाज बिल्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स, मतलब कि वहाँ पर जो है ना, ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ पर, टू मार्क द एरेडिकेशन ऑफ ए डेडली प्लेग, और इसकी याद में बनाई थी कि एक डेडली प्लेग जो थी वो खत्म हुई थी। हिंदी में देख लीजिए, कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। यह स्मारक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर बनाया गया था, ताकि शहर में फैली जानलेवा प्लेग की बीमारी के खत्म होने की खुशी मनाई जा सके, सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज हाईली सिग्निफिकेंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकॉज इट विटनेस्ड, तो 1916 का ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें ये घटनाएं हुई। अब आपको ये घटनाएं बतानी है, ठीक है। द फॉर्मल लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ए जॉइंट पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, द पासिंग ऑफ सिविल डिसोबिएंट रेजोल्यूशन, या फिर द टोटल रिजेक्शन ऑफ द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए जॉइंट पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो प्रिसाइडेड ओवर बाय अंबिका चरण मजूमदार, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई है, अंबिका चरण मजूमदार की। द 1916 लखनऊ सेशन, तो 1916 का लखनऊ सेशन वाज हिस्टोरिक, बहुत ऐतिहासिक था, दो वजहों से।
इट रीयूनाइटेड द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि जो 1916 का लखनऊ सेशन हुआ था जो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब कि नरम दल और गरम दल, वो रीयूनाइट हो गए थे कांग्रेस में। एंड इट कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट, और इसमें लखनऊ पैक्ट भी होता है, लखनऊ समझौता, एन एग्रीमेंट वेयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग प्रेजेंटेड जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था लखनऊ समझौता जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रेजेंट किया था जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, उनके सामने। तो हिंदी में देख लीजिए, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ 1916 का लखनऊ अधिवेशन 2 कारणों से ऐतिहासिक था। इसने कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों और गरमपंथियों को फिर से एकजुट कर दिया, और इसने लखनऊ समझौते को संपन्न किया, जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के सामने संयुक्त संवैधानिक मांगे रखी। सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। Who among the following became the first Indian civil servant by clearing the rigorous Indian Civil Services examination held in London in 1863? तो भाई ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1863 में लंदन में आयोजित होने वाली कठिन इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करके पहले भारतीय सिविल सेवक बने। तो पहले जो जिन्होंने ICS जो होता था, इंटरनेशनल इंडियन सिविल सर्विसेज, उसे क्लियर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आता है, समझ रहे हैं, PCS में भी आता है, कई सारे एग्जाम्स में आता है स्टेट लेवल के। बताइए कौन थे वो? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर WC बनर्जी? बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, सत्येंद्र नाथ टैगोर एंड एल्डर ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं, वाज द फर्स्ट इंडियन टू सक्सेसफुली क्लियर द कम्पिटिटिव ICS एग्जामिनेशन। ठीक, इन 1863, तो 1863 में इन्होंने ICS एग्जाम क्लियर किया था, और ये पहले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। ही वाज एलोकेटेड टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर, तो बॉम्बे कैडर इन्हें मिला था। हिंदी में देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में ICS की प्रतियोगी परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर में नियुक्त किया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 69, विच हिस्टोरिक इवेंट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट led Mahatma Gandhi to abruptly suspend the ongoing non-cooperation movement in February 1922? तो वो ये पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस ऐतिहासिक घटना के कारण महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में चल रहे असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया था? ठीक है, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से, भगत सिंह को फांसी की वजह से, या फिर लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी की वजह से? जलियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा इंसिडेंट, द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, या द अरेस्ट ऑफ लोकमान्य तिलक? बताइए कौन सा कॉज था, किस वजह से कर रही थी? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, द चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक, तो ऑन February 4, 1922 एन एंग्री क्राउड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लैश्ड विद लोकल पुलिस एंड सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन। तो हुआ क्या था कि जो क्राउड था वो नाराज़ हो गया था, और उसकी जो है पुलिस से झड़प हो गई थी, और उसने आग लगा दी पुलिस स्टेशन में। कहाँ? चौरी चौरा में, गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये एक कह सकते हो जिला है, उसमें जगह है चौरी चौरा जगह, वहाँ के एक पुलिस स्टेशन में लगा दी आग, और उसमें क्या हुआ, 22 पुलिसमैन जो थे वो मर गए थे। कमिटेड टू एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस अहिंसा, गांधी फेल्ट द कंट्री वाज नॉट येट रेडी फॉर ए मास मूवमेंट, मतलब उन्हें लगा कि देश तैयार नहीं है अभी इस चीज़ के लिए। एंड सस्पेंडेड द एजिटेशन इमीडिएटली, और उन्होंने जो आंदोलन था वो रोक दिया। हिंदी में समझ लीजिए, चौरी चौरा कांड। ठीक, ऑप्शन बी है। 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों की एक उग्र भीड़ की स्थानीय पुलिस में झड़प हो गई। ठीक, पुलिस से झड़प हो गई, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। पूरी तरह से अहिंसा के समर्थक होने के कारण गांधी जी को लगा कि देश अभी किसी बड़े आंदोलन के तैयार नहीं है, और उन्होंने तुरंत आंदोलन को रोक दिया। ठीक, तो ये बात थी। फिर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट करो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो वो ये पूछ रहा है कि कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल फॉलोइंग द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मतलब कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था उसके जस्ट बाद 15 अगस्त 1947 के बाद कौन था गवर्नर जनरल? तो 15 अगस्त 1947 को सत्ता के हस्तांतरण के बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, या फिर जवाहरलाल नेहरू? बताइए कौन थे?
चलिए देख लेते हैं इसे भी। और ऑप्शन जो है वो आंसर आपका ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। और इसमें ज़्यादातर ऑप्शन बी हो रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बदल देता हूँ मैं, ठीक है, बीच बीच में जो है। फिलहाल जो है आपका ऑप्शन बी है, लॉर्ड माउंटबेटन सर्व्ड एज द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड वाज रिक्वेस्टेड बाय इंडियन लीडर्स टू स्टे ऑन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया अंटिल जून 1948। तो इंडियंस ने रिक्वेस्ट करी थी कि गवर्नर जनरल बने रहिए, इसी वजह से जो है उन्होंने यह पदभार संभाल लिया था। आगे देखिए, सी राजगोपालचारी सक्सीडेड हिम। और उसके बाद जो है सी राजगोपालचारी ने सक्सीड किया था, लेकिन उसके बाद ये पोस्ट हटा दी गई थी, अगर आपको पता हो, ठीक है। बिकमिंग द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ कंट्री, ठीक है। तो सी अगर पूछा जाए कि पहले इंडियन और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल जो है इंडिया के कौन थे, तो आप क्या कहोगे, सी राजगोपालचारी। लेकिन अगर पूछा जाए पहले कौन थे, तो आप क्या कहोगे, माउंटबेटन। उसके बाद ये हटा दी गई थी पोस्ट। हिंदी में देख लीजिए क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और भारतीय नेताओं ने उनसे अनुरोध किया कि वे जून 1948 तक स्वतंत्र भारत डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने रहें। ध्यान दें, उनके बाद सी राजगोपालचारी ने यह पद संभाला और वे देश के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। ठीक, तो यह था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं बिना जो है टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 71। विच एंशियंट टेक्स्ट ट्रांसलेटेड एज द क्ले कार्ट। ठीक है, तो कौन सा एंशियंट टेक्स्ट है जो ट्रांसलेट किया गया है किस नाम से, द क्ले कार्ट नाम से। इज़ अ फेमस संस्कृत सोशल ड्रामा। ठीक है, संस्कृत सोशल ड्रामा है, रिटन बाय किंग शूद्रका ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कब, गुप्ता पीरियड के दौरान। हिंदी में समझ लीजिए, गुप्त काल में राजा शूद्रक द्वारा लिखा गया वह कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसका अनुवाद द क्ले कार्ट मिट्टी की गाड़ी के रूप में किया गया है और जो एक प्रसिद्ध संस्कृत सामाजिक नाटक है। ठीक, बताइए कौन सा है। मालविकाग्निमित्रम। ठीक, मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिक, रत्नावली या फिर विक्रम मौर्वशीयम। कठिन नाम है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बताइए कौन सा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। और ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने लोग पढ़ लेते, देखते होंगे मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा बनाता नहीं हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ठीक, क्या है, मृच्छकटिका। ठीक, मृच्छकटिक, ऑप्शन बी वाला जो है मृच्छकटिक वो है। देख लीजिए, डिटेल में देख लीजिए थोड़ा सा। अनलाइक मोस्ट क्लासिकल संस्कृत प्लेस, मतलब कि ज़्यादातर जैसे मोस्ट संस्कृत प्लेस होते हैं उनसे अलग है ये। दैट डील विद रॉयल्टी एंड माइथोलॉजी, मतलब कि बहुत रॉयल्टी, राजा महाराजाओं के बारे में बताया जाता है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, ये थोड़ा सा अलग है। मृच्छकटिका इज़ ए यूनिक रियलिस्टिक ड्रामा, ये एक यूनिक रियलिस्टिक ड्रामा है, वास्तविकता यथार्थता पे बेस्ड। ठीक, फोकसिंग ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे बेस्ड है। किसकी, ऑर्डिनरी पीपल की। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर ब्राह्मण मर्चेंट, तो ये एक गरीब ब्राह्मण व्यापारी के ऊपर है। नेम्ड क्या, चारुदत्त, उसका नाम क्या है, ब्राह्मण जो मर्चेंट है चारुदत्त। एंड हिज लव, और उसका जो प्रेम है कौन, वेल्थी कॉर्टिशियन नेम्ड वसंत सेन। ठीक, तो ये किसके दो कह सकते हो कि ये एक लव स्टोरी है, हिंदी में समझ लीजिए। ज़्यादातर क्लासिकल संस्कृत नाटकों के उलट जो राजघरानों और पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं, मृच्छकटिक एक अनोखा और यथार्थवादी नाटक है जो आम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर केंद्रित है। ये चारुदत्त नाम के गरीब ब्राह्मण व्यापारी और वसंत सेन नाम की एक अमीर गणिका के बीच की प्रेम कहानी है। ठीक, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द ग्रांड मोनोलिथिक स्टैच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर बाहुबली नोन एज लॉर्ड गोमतेश्वर एट श्री श्रवण, क्या नाम है, एक मिनट रुकिए, हाँ, श्रवणबेलगोला। ठीक, एट श्रवणबेलगोला वाज कमीशनड बाई चमुंदर्य ए मिनिस्टर ऑफ विच डायनेस्टी। तो श्रवणबेलगोला में जैन तीर्थंकर बाहुबली, जिन्हें भगवान गोमटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, कि विशाल अखंड प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। बताइए कौन से, पश्चिमी गंग राजवंश, चालुक्य राजवंश, होयसल राजवंश या फिर कदम राजवंश। बताइए कौन सा है। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इरेक्टेड एट 981 कॉमन इरा इन कर्नाटक। कब ये जो है
इरेक्ट हुआ था 981 कॉमन एरा में कर्नाटक में। द 57 फुट टॉल मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा ठीक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचू इन द वर्ल्ड। इट वॉज कमीशनड बाय चामुंडराय ठीक क्या है चामुंडराय who served as a military commander and prime minister under the western गंगा डायनेस्टी। तो यह पश्चिमी गंग राजवंश के अंतर्गत है। कर्नाटक में 981 ईस्वी में बनाई गई गोमटेश्वर की 57 फुट ऊंची अखंड मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र रूप से खड़ी मूर्तियों में से एक है। इसे चामुंडराय ने बनवाया था। ध्यान रखिए किसने बनवाया था, चामुंडराय ने ठीक, जो पश्चिमी गंग राजवंश के तहत सैन्य कमांडर और प्रधानमंत्री थे। क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 73। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डिड द टर्म भाग एंड बाली मीन। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय प्रशासन के संदर्भ में भाग और बलि शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक, सैन्य पद, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रकार, राजस्व करों के रूप या फिर न्यायिक अधिकारी। बताइए क्या है, फिर मैं बताऊं। चलिए देख लेते हैं, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्व करों के रूप या फिर फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग द वैदिक एंड मौर्यन पीरियड्स ठीक, तो वैदिक एंड मौर्यन पीरियड भाग वाज द किंग्स लेजिटिमेट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, यूजुअली फिक्स्ड एट 1/6। Bali, which was initially a voluntarily religious offering to the chief or gods in the early Vedic period, evolved into a mandatory tax collected by the state in later periods। मतलब कि हिंदी में समझ लीजिए, वैदिक और मौर्य काल के दौरान भाग कृषि उपज में राजा का वैध हिस्सा था। ठीक है, किसका, राजा का। आमतौर पर यह उपज का छठा हिस्सा यानी कि 1/6 तय होता था। बलि, जो शुरुआती वैदिक काल में मुखिया या देवताओं को स्वेच्छा से दिया जाने वाला धार्मिक चढ़ावा था, बाद के समय में राज्य द्वारा वसूला जाने वाला अनिवार्य कर बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर है 74। ठीक है, द यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल फीचरिंग स्लोपिंग वॉल्स नोन एज द बेटर इफेक्ट और तलक स्टाइल या फिर तलाक स्टाइल वाज ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनूमेंट्स बिल्ट बाई विच दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी। मतलब कि ढलान वाली दीवारों, जिसे बेटर इफेक्ट या तलाक शैली कहा जाता है, वाली अनोखी आर्किटेक्चरल शैली दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा बनाए गए स्मारकों की एक खास विशेषता थी। गुलाम वंश की, खिलजी वंश की, तुगलक वंश की या फिर लोधी वंश की। बताइए क्या है आंसर, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, तुगलक डायनेस्टी। ठीक, तो इनिशिएटेड अंडर गयासुद्दीन तुगलक। तो ये कब शुरुआत में हुई थी इसकी, गयासुद्दीन तुगलक के अंदर। एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द तुगलकाबाद फोर्ट। ये ज़्यादातर कहाँ यूज है, तुगलकाबाद फोर्ट में। दिस आर्किटेक्चरल टेक्निक इन्वॉल्व मेकिंग द बेस ऑफ द स्टोन वॉल सिग्निफिकेंटली थिकर देन द टॉप। मतलब कि जो बेस है ना, वो ज़्यादा थिकर है टॉप की तुलना में। दिस आउटवर्ड स्लोप गेव देयर फोर्ट्रेसेस एंड टॉम्स ए हाईली फोर्टिफाइड सॉलिड अपीयरेंसेस। मतलब कि एक सॉलिड अपीयरेंस देता था इस वजह से, टू विदस्टैंड मिलिट्री स्लेज एंड सीस्मिक एक्टिविटी। तो मतलब कि जो जैसे सैन्य घेराबंदी है या भूकंप है, उसकी गतिविधियों का सामना करने के लिए। ठीक है, ये स्लोपिंग बना रहे थे, स्लोपिंग वॉल्स। अब देखिए हिंदी में, गयासुद्दीन तुगलक के समय शुरू की गई और तुगलकाबाद किले में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गई इस आर्किटेक्चरल तकनीक में पत्थर की दीवारों के आधार निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से की तुलना में काफ़ी मोटा बनाया जाता था। बाहर की ओर झुकाव वाली यह बनावट उनके किलों और मकबरों को बहुत मजबूत और ठोस रूप देती थी, जिससे वह सैन्य घेराबंदी और भूकंप जैसी गतिविधियों का सामना कर सके। क्लियर है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। विच प्रोमिनेंट सूफी सेंट ऑफ द चिश्ती ऑर्डर वाज पॉपुलरली नोन एज महबूब ए इलाही द बिलव्ड ऑफ गॉड। तो चिश्ती सिलसिले के किस प्रमुख सूफी संत को महबूब ए इलाही, ईश्वर के प्रिय नाम से जाना जाता है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। बताइए कौन सा है ऑप्शन, फिर मैं बताऊँ। चलिए देख लेते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सूफी सेंट्स इन दिल्ली। तो हज़रत जो निज़ामुद्दीन औलिया थे ना, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल सूफी सेंट थे दिल्ली में। ही एम्फसाइज्ड लव एज ए मीन्स ऑफ रियलाइजिंग गॉड। तो मतलब कि उनके लिए प्रेम का मतलब है कि गॉड को रियलाइज करना, गॉड के महसूस करना। एंड मेंटेन्ड ए स्ट्रिक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल कोर्ट्स ऑफ वेरियस दिल्ली सल्तनट्स, फेमसली टेलिंग गयासुद्दीन तुगलक, हनूज दिल्ली दूर एस्ट दिल्ली इज़ स्टिल फार अवे। मतलब कि हिंदी में समझ लीजिए, निज़ामुद्दीन औलिया आंसर है। ठीक, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के सबसे प्रभावशाली सूफी संतों में से एक थे। उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए प्रेम पर जोर दिया। ठीक, तो मतलब कि आप वो ये कह रहे हैं कि जो आप ईश्वर है ना, उसे आप प्रेम के जरिए ही महसूस कर सकते हो। दिल्ली के अलग अलग सुल्तानों के दरबारों से दूरी बनाए रखी। उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से मशहूर बात कही थी, याद रखिएगा ये बात, हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, किससे? गयासुद्दीन तुगलक से कही थी। किसने? निज़ामुद्दीन औलिया ने। ये ऐसे भी आ सकता है कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, ये किसने कहा था? तो आप क्या कहोगे? निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। द हाईली डेकोरेटेड स्टाइल ऑफ मार्बल इनले वर्क यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन्स नोन एज पेट्रा दूरा वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन ए ग्रांड स्केल ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच मुगल एम्परर। तो संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई वाला बेहद सजावटी काम, जिसे पिएत्रा ड्यूरा कहा जाता है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था? बताइए, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहाँ के या फिर औरंगजेब के? कौन थे? चलिए देख लेते हैं आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहाँ। वाइल अर्ली ट्रेसेस अपीयर ड्यूरिंग जहांगीर्स राइन सच एज इन द टॉम्ब ऑफ इत्मद उद दौला, द पेट्रा डूरा टेक्निक रीच इट्स आर्टिस्टिक ज़ेनिथ अंडर शाहजहाँ। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जो शुरुआती संकेत थे जहांगीर के शासनकाल में, जैसे इत्मद उद दौला के मकबरे में दिखाई दिए थे, पेट्रा ड्यूरा तकनीक शाहजहाँ के समय में अपनी कलात्मक ऊंचाई पर पहुंची। इट इज़ एक्सटेंसिवली फीचर्ड इन द वाइट मार्बल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट। जो ये तकनीक थी वो ताजमहल और लाल किले की सफ़ेद संगमरमर की इमारतों में बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है। हाँ, डिपिक्टिंग इंट्रिकेट फ्लोरा डिज़ाइंस, इंट्रिकेट मतलब कि गूढ़, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो होती हैं वो, फिल्ड विद जैस्पर, लैपिस लाजुली एंड जेस, इन सारी चीज़ों से फिल्ड है। हिंदी में देख लीजिए, हालांकि इसके शुरुआती संकेत जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो कि जहांगीर के टाइम से ये शुरू हो गई थी, जैसे इत्मद उद दौला के मकबरे में दिखाई दिए थे, लेकिन पेट्रा ड्यूरा तकनीक शाहजहाँ के समय में अपनी कलात्मक ऊंचाई पर पहुंची। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जो हाइट पकड़ी है ना, ऊंचाइयाँ पकड़ी है, वो शाहजहाँ के काल में पहुंची है, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में इसके संकेत मिलने लगे थे। यह तकनीक ताजमहल और लाल किले की सफ़ेद संगमरमर की इमारतों में बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है, जहाँ जैस्पर, लैपिस लाजुली और जेड पत्थरों से बने बारीक फूलों के डिज़ाइन बने हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रहनुमाई मजदयासनान सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1851 टू मॉडर्नाइज ज़ोरोस्ट्रियन सोशल कस्टम्स। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि ज़ोरोस्ट्रियन सामाजिक रीति रिवाजों को आधुनिक बनाने के लिए, ठीक है, 1851 में रहनुमाई मजदायसनान सभा धार्मिक सुधार संघ की स्थापना इनमें से किसने की थी? दादा भाई नौरोजी फुरदौन जी और एस बंगाली, दिनशो वाचा और फिरोजशाह मेहता, HP ब्लावास्की और HS ओलकोट या फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद? बताइए कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी फुरदौन जी एंड SS बेंगले। ठीक, द एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन बॉम्बे। तो ये जो एसोसिएशन है कहाँ फाउंड की गई थी? बॉम्बे में। टू रिस्टोर द ज़ोरोस्ट्रियन, जो मतलब पारसी होते हैं उनका कल्चर है, रिलीजन टू इट्स प्रिस्टाइन प्योरिटी एंड टू एलिवेट द सोशल स्टेटस ऑफ पारसी वुमेन थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन एंड लॉ। तो मतलब कि जो पारसी वुमेन थी उनका वेस्टर्न एजुकेशन एंड लॉ के थ्रू जो है उनके सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए ये सब किया गया था। दे पब्लिश्ड ए जर्नल कॉल्ड रास्ट गोफ्तार द ट्रूथ टेलर टू एडवोकेट फॉर दीज रिफॉर्म्स। ठीक, देखिए जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ठीक है, तो अगर पूछा जाए ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है तो दादा भाई नौरोजी हैं। हिंदी में देख लीजिए, इस संस्था की स्थापना बॉम्बे में ज़ोरोस्ट्रियन पारसी धर्म को उसकी मूल शुद्धता में वापस लाने और पश्चिमी शिक्षा व कानून के जरिए पारसी महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के लिए की गई थी। इन सुधारों का समर्थन करने के लिए उन्होंने रास्त गोफ्तार, सच बोलने वाला नाम का एक जर्नल प्रकाशित किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास
द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसराय लॉर्ड रिपन। ठीक है, किसके? लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, 1883 से 1884 तक रहे थे ये वाइसराय। वाज प्राइमरली सेंटर्ड अराउंड द इशू ऑफ, तो वो ये कह रहे हैं कि जो वाइसराय थे लॉर्ड रिपन 1883-84 के बीच में थे कि कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद मुख्य रूप से किस मुद्दे पर केंद्रित था। तो आपको वो मुद्दा बताना है। ठीक है, भारतीय भाषाओं के थिएटर पर कड़ी सेंसरशिप लगाना, न्यायपालिका से नस्ल आधारित अयोग्यताएं हटाना, सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना, या फिर भारतीय बंदरगाहों पर विदेशी कपड़ों के आयात पर रोक लगाना। बताइए कौन सा? imposing strict censorship on Indian language theatre, removing racial disqualifications from the judiciary, raising the maximum age limit for the civil services examination, या फिर banning the import of foreign textiles into Indian ports। बताइए कौन सा है? फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिमूविंग रेशियल डिस्क्वालिफिकेशंस फ्रॉम द जुडिशरी। ठीक, तो ड्राफ्टेड बाय सर कोर्टने इल्बर्ट, द बिल sought to allow senior Indian magistrates to preside over trials involving ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन द कंट्री साइड। तो वो ये कह रहे हैं कि सर कर्टने इल्बर्ट द्वारा तैयार किए गए इस बिल का मकसद वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को ग्रामीण इलाकों में ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करने की अनुमति देना था। सही है। एंग्लो इंडियंस लॉन्च्ड ए फियर्स रेशियली चार्ज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल। तो जो एंग्लो इंडियंस थे ना, उन्होंने एक फियर्स रेशियली चार्ज प्रोटेस्ट कर दिया किसके? इस बिल के खिलाफ। ठीक, फोर्सिंग लॉर्ड रिपन टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड अमेंड इट, और इसने जो है लॉर्ड रिपन को फोर्स किया कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और इसमें संशोधन करने के लिए, विच डीपली एक्सपोज द इंस्टीट्यूशनल बायस ऑफ कॉलोनियल रूल टू इंडियन नेशनलिस्ट। तो इसमें यह मतलब कह रहे हैं पूरी तरीके से एक पोल खोल रहे थे। हिंदी में देख लीजिए, सर कर्टने इल्बर्ट द्वारा तैयार किए गए इस बिल का मकसद वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को ग्रामीण इलाकों में ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करने की अनुमति देना था। एंग्लो इंडियन समुदाय ने इस बिल के खिलाफ नस्लीय आधार पर जबरदस्त विरोध किया, जिससे लॉर्ड रिपन को समझौता करने और बिल में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवादियों के सामने औपनिवेशिक शासन के संस्थागत भेदभाव को पूरी तरह उजागर कर दिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। विच विजनरी लीडर ऑर्गेनाइज द वायकोम सत्याग्रह? कौन सा? वायकोम सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा, कहाँ? केरला में 1924 से 1924 से 25 तक, एज ए पीसफुल मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड फॉर टेम्पल एंट्री राइट्स। तो किस दूरदर्शी नेता ने केरल में 1924 से 1925 छुआछूत के खिलाफ और मंदिर में प्रवेश अधिकारों के लिए वायकोम सत्याग्रह को एक शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में आयोजित किया? कौन थे? के केलप्पन और टी के माधवन, ईवी रामास्वामी, पेरियार, या श्री नारायण गुरु, या फिर दोनों, ए और बी? बताइए कौन थे? चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है डी, ऑप्शन ए एंड बी। द वायकोम सत्याग्रह वाज ए हाईली कोऑर्डिनेटेड मास मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो वायकोम सत्याग्रह था, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मास मूवमेंट था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। ठीक है, कहाँ? एट द शिवा टेम्पल एट वायकोम, त्रावणकोर में। ठीक है, तो त्रावणकोर में था। इट वाज लॉन्च्ड अंडर द लोकल लीडरशिप ऑफ के केलप्पन एंड टी के माधवन। तो ये किसकी लीडरशिप में हुआ था? के केलप्पन और टी के माधवन की। एंड के पी केशव मेनन, तीन लोग थे, के केलप्पन, टी के माधवन और के पी केशव मेनन। एंड रिसीव्ड क्रूशल मोमेंटम व्हेन ईवी रामास्वामी अराइव्ड। मतलब कि जिन्हें पेरियार साउथ में लगभग भगवान ही माना जाता है, उन्होंने भी वो भी इसमें आ गए थे तमिलनाडु से, टू सस्टेन द एजिटेशन। ठीक, तो मतलब कि ये काफ़ी बड़ा आंदोलन हो गया था। वायकोम सत्याग्रह त्रावणकोर के वायकोम में स्थित शिव मंदिर में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ एक बहुत ही सुनियोजित जन आंदोलन था। इसी के केलप्पन, टी के माधवन और के पी केशव मेनन के स्थानीय नेतृत्व में शुरू किया गया था, और इसे तब बहुत गति मिली जब तमिलनाडु के ईवी रामास्वामी पेरियार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए। सही है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करिए आप लोग, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो मज़ा आता है बनाने में वीडियो। हु वाज द ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1885 एट बॉम्बे? तो ये पूछा कि दिसंबर 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का ब्रिटिश वाइसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, या फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। ठीक, तो लॉर्ड डफरिन सर्व्ड एज द वाइसराय फ्रॉम 1884 टू 1888। तो लॉर्ड डफरिन जो थे, उन्होंने वाइसराय का पद कब से कब तक संभाला? 1884 से 1888, व्हेन द INC वाज फाउंड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम।
और इसी बीच 1885 में ही तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है। वो यही बता रहे हैं कि ए ओ ह्यूम ने इसी बीच जो है INC की स्थापना करी। And 72 delegates Dufferin initially looked at it benignly, but later dismissed it as representing only a microscopic minority of the Indian population। तो मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया था इसे। हिंदी में समझ लीजिए, लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 1888 तक वाइसराय के तौर पर काम किया। जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम और 72 प्रतिनिधियों ने INC मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया, तो डफरिन ने शुरू में इसे सकारात्मक नजरिए से देखा, लेकिन बाद में इसे भारतीय आबादी के केवल एक बहुत छोटे हिस्से माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाला बताकर खारिज कर दिया था। ठीक, तो ये था आज का सेशन। और अगर आप लोग को कुछ और अलग से भी सेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दिए, मैं बना दूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लिया करिए। फिलहाल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल को। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। से अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 81। The unique water harnessing system featuring a network of sophisticated storm water reservoirs and rock cut dams was a standout feature of which Harappan city। तो यह कह रहे हैं कि पानी जमा करने का अनोखा सिस्टम जिसमें एडवांस्ड स्टॉर्म वाटर रिजर्वायर और चट्टानों को काट कर बनाए गए बांधों का नेटवर्क शामिल था। किस हड़प्पा शहर की खास विशेषता थी ये? ठीक है, जो मैंने बताई आपको। वाटर रिजर्वायर की बात हो रही है। लोथल है, धोलावीरा है, मोहनजोदारो है या फिर राखीगढ़ी, कौन सा है बताइए। और मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करा नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। ठीक है, 15 से 20 मिनट में आपका वीडियो हो जाता है पूरा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, धोलावीरा। ठीक, तो लोकेटेड एट खादिरबेत इन द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, कहाँ? कच्छ में है ये, गुजरात में। धोलावीरा इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स इनक्रेडिबल हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। तो ये अपनी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। बिकॉज द साइट एक्सपीरियंस्ड एन एरिड क्लाइमेट, द हड़प्पन बिल्ट मैसिव स्टोन रिजर्वर्स। तो मतलब कि यहाँ पर जो है रिजर्वर्स बहुत सारे मिलते हैं टू हार्वेस्ट एंड स्टोर रेन वाटर, मतलब कि बारिश को बचा के रखने के लिए। मैनेजिंग देयर वाटर सप्लाई विद रिमार्केबल प्रिसीजन, मतलब कि बहुत प्रिसीजन के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में जो है वो वाटर सप्लाई को मैनेज करते थे। देख लीजिए हिंदी में, गुजरात के कच्छ के रण में खादीर बेट पर स्थित धोलावीरा अपनी बेहतरीन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के लिए मशहूर है। चूँकि इस इलाके की जलवायु शुष्क थी, इसीलिए हड़प्पा वासियों ने बारिश का पानी इकट्ठा करने और उसे स्टोर करने के लिए पत्थर के विशाल जलाशय बनाए थे। मतलब कि वहाँ जो है बारिश शुष्क थी और बारिश भी कमी होती होगी, इसीलिए जो है वो स्टोर करके रखते थे पानी को। ठीक है, और वे बहुत सटीकता से अपने पानी की सप्लाई का प्रबंधन करते थे, मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ पानी का यूज़ किया जाता था। ठीक, फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 82। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, एन अनऑर्थोडॉक्स heterodox school of ancient Indian philosophy that championed the concept of नियति absolute determinism। तो ये कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय दर्शन के आजीवक संप्रदाय, ठीक है, कौन सा? आजीवक, जो एक गैर पारंपरिक या हेटेरोडॉक्स विचारधारा थी और जिसने नियति या पूर्ण नियतिवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था। के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो इसके जो आजीवक संप्रदाय है उसके कौन संस्थापक हैं? अजीता केस कंबली, मखली गौशाला, महावीर या फिर पागुदा का कायना, बताइए कौन है? बताइए कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मखली गौशाला। तो मखली गौशाला वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर। तो ये जो मखली गौशाला है ये समकालीन थे किसके? गौतम बुद्ध के और वर्धमान महावीर के। ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कि मखली गौशाला किसके समकालीन है, और वहाँ पे वो ऑप्शन दे देंगे, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध और वर्धमान दोनों, मतलब कि महावीर दोनों के हैं। द आजीविका स्कूल taught that human effort is completely useless, मतलब कि जो ह्यूमन मेहनत कर रहा है वो यूजलेस है, बिकॉज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज प्री डिटरमाइंड बाई नियति। उनका मानना था कि जो हो रहा है ना वो सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड है, नियति है, ये सब डेस्टिनी है, फेट है। द मौर्य एम्परर अशोका एंड हिज सन दशरथ। ठीक, तो मतलब कि जो मौर्य एम्पायर थे, मौर्य एम्परर शासक अशोक और उनके बेटे दशरथ इवन डेडिकेटेड रॉक कट केव्स टू हिज दिस सेक्ट एट द बार्बर हिल्स। तो मतलब कि जो है ना उनके लिए जो है यहाँ पर एक केव बनाई गई है
कहाँ, बार्बर हिल्स में। देख लीजिए फिर से हिंदी में, मखली गोसाल गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों के समकालीन थे। ठीक है। आजीविक संप्रदाय की शिक्षा थी कि इंसानी कोशिशें पूरी तरह बेकार है। वही बता रहे हैं कि प्री प्लान्ड है सब कुछ, ठीक, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ नियति से पहले से ही तय होता है। मौर्य सम्राट अशोक और उनके बेटे दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों में इस संप्रदाय के चट्टानों को काट कर गुफाएं भी समर्पित की थी। ठीक, गुफाएं बनाई थी कहाँ पर, देख लीजिएगा, बराबर हिल्स। ठीक है। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 83, द फेमस ऐहोल इंस्क्रिप्शन विच विविडली रिकॉर्ड्स द मिलिट्री विक्ट्री ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन। ठीक, पुलकेशिन सेकंड ओवर द नॉर्थ इंडियन एम्परर हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर वाज कंपोज्ड बाई। तो भैया कह रहे कि प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख जिसमें नर्मदा नदी के तट पर उत्तर भारतीय सम्राट हर्षवर्धन पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य विजय का स्पष्ट वर्णन है, किसके द्वारा रचा गया है। आपको यह बताना है कि ये जो रचा गया ये किसके द्वारा रचा गया है, हरिशेन के द्वारा, रवि कीर्ति, बाणभट्ट या भारवी, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रवि कीर्ति। रिटन इन क्लासिकल संस्कृत यूजिंग द ओल्ड कन्नड़ स्क्रिप्ट द ऐहोल इंस्क्रिप्शन। कब ये, 634 कॉमन एरा। ठीक, तो सन 634 की बात है ये। वाज ऑथर्ड बाई रवि कीर्ति। तो ये जो स्क्रिप्ट है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ये किसके द्वारा ऑथर्ड है, रवि कीर्ति के द्वारा। द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन सेकंड, ये कोर्ट पोएट थे किसके, पुलकेशिन सेकंड के दरबार में। दिस इंस्क्रिप्शन इज ए वाइटल हिस्टोरिकल सोर्स कन्फर्मिंग दैट हर्षा साउथवर्ड एक्सपेंशन वाज परमानेंटली हाल्टेड एट द नर्मदा रिवर। तो वो ये बता रहे हैं कि जो हर्ष का जो विस्तार था वो रुक गया था कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। हिंदी में देख लीजिए, पुरानी कन्नड़ लिपि में शास्त्रीय संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐहोल शिलालेख कब, 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऐहोल शिलालेख जो है किसके द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा लिखा गया था। यह शिलालेख एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जो पुष्टि करता है कि दक्षिण की ओर हर्ष का विस्तार नर्मदा नदी पर स्थायी रूप से रुक गया था। याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि हर्ष का विस्तार जो है वो किस नदी के तट पर स्थायी रूप से रुक गया था, तो आप क्या कहोगे, नर्मदा नदी। एक जो ये मैं नीचे डिटेल में लाता हूँ ना, इसमें भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान से पढ़ लीजिए करिएगा। ठीक है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द फेमस गोल गुम्बज इन विजयपुरा बीजापुर फीचरिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल डोम्स इन द वर्ल्ड विद एन एकॉस्टिक विस्परिंग गैलरी इज द म्यूजियम ऑफ। तो ये पूछ रहा है, मतलब कि मौसोलियम मतलब मकबरा। ठीक, विजयपुरा या फिर बीजापुर में स्थित मशहूर गोल गुंबद जिसमें दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चरल गुंबदों में से एक और विस्परिंग गैलरी, फुसफुसाहट वाली गैलरी है, वह किसका मकबरा है। यूसुफ आदिल शाह का है, मोहम्मद आदिल शाह का, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय या फिर अली आदिल शाह, बताइए किसका है। वन ऑफ द, मतलब कि जो कह सकते हो कि लार्जेस्ट डोम्स हैं वर्ल्ड में, उनमें आता है ये गोल गुंबद। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक, तो कंप्लीटेड इन 1656। तो ये कब पूरा हुआ था, 1656 ईस्वी में। द गोल गुम्बज इज ए मास्टरपीस ऑफ दक्कन आर्किटेक्चर। तो ये दक्कन आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। इनसाइड इट्स मैसिव डोम, तो मतलब कि इसके अंदर जो है ये जो मैसिव डोम है, रन द विस्परिंग गैलरी। ठीक है, क्या है, विस्परिंग गैलरी है, कह सकते हो कि फुसफुसाहट की आवाज़ आती रहती है। वेयर इवन द फेंटेस्ट साउंड और विस्पर इज मैग्नीफाइड बाय द आर्किटेक्चर एंड इकोस अक्रॉस द चैम्बर मल्टीपल टाइम्स। तो वो देखिए ये किसने, मोहम्मद आदिल शाह का है। ठीक, ध्यान रखिएगा, हिंदी में देख लीजिए। 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ गोल गुंबज दक्कन वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके विशाल गुंबज के अंदर विस्परिंग गैलरी बनी है, जहाँ हल्की सी आवाज़ या फुसफुसाहट भी वास्तुकला की वजह से तेज हो जाती है। मतलब कि अगर छोटा सा भी साउंड होगा ना तो वो बहुत ज़्यादा करता है साउंड। ठीक, और पूरे कक्ष में कई बार गूंजती रहती है, ये इसकी विशेषता है। सही, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क
which high ranking official was responsible for the military department, headed the intelligence network and issued the pay bills of military commanders। तो वो ये कह रहे हैं कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा उच्च पदस्थ अधिकारी सैन्य विभाग के लिए जिम्मेदार था, खुफिया नेटवर्क का प्रमुख था और सैन्य कमांडरों के वेतन बिल जारी करता था। कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बताइए कौन है? मीर सामान, मीर बख्शी, दीवान-ए-तन या फिर सद्र उस सुदुर, कौन था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, मीर बख्शी। द मीर बख्शी वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल्स। ठीक है, तो ये जो था कह सकते हो कि हेड था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मुगल्स के अंडर में। ही लुक्ड आफ्टर रिक्रूटमेंट, रिव्यूड द कैवलरी ट्रूप्स, सवार प्रोसेस द मनसबदार अपॉइंटमेंट्स, मतलब बहुत सारी ये जो है रिक्रूटमेंट भी करता था, रिव्यू करता था बहुत सारी चीज़ों को, अपॉइंटमेंट्स को भी देखता था। एंड सुपरवाइज द न्यूज़ राइटर्स वाकिया नवीस हु गैदर्ड वाइटल इंटेलिजेंस फ्रॉम अक्रॉस द एम्पायर। तो बहुत सारी चीज़ों को ये देख रेख करता था, ठीक है, जो ऊपर बताई गई हैं। हिंदी में देख लीजिए क्या क्या है। मीर बख्शी, ठीक, तो मीर बख्शी मुगलों के अधीन सैन्य प्रशासन का प्रमुख था। ठीक, जो मोस्ट है वो सैन्य प्रशासन का प्रमुख था। उन्होंने भर्ती की देखभाल की, कैवलरी सैनिकों, सावर की जो है समीक्षा की, मनसबदार नियुक्तों को संसाधित किया और समाचार लेखकों की निगरानी की, जिन्होंने पूरे साम्राज्य से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र की। ठीक, और आप लोग जो है अगर नए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अर्ली मेडिवल टेक्स्ट रिटन बाय पर्शियन स्कॉलर अल बरूनी ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स विद महमूद ऑफ गजनी ऑफर्स ए डीपली ऑब्जेक्टिव लुक एट 11th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी, साइंसेस एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो फारसी विद्वान अल बिरूनी ने महमूद गजनवी के साथ अपनी यात्राओं के दौरान कौन सी शुरुआती मध्यकालीन रचना लिखी थी, जिसमें 11वीं सदी के भारतीय समाज, विज्ञान और धार्मिक परंपराओं का बहुत ही निष्पक्ष विवरण मिलता है। ठीक, अब बताना है कौन सी? किताबुल हिंद है, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं, शाहनामे है, फतूह उस सलातिन है, या फिर तबकात ए नासरी। बताइए कौन सा होगा, फिर मैं बताऊं आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। अल बरूनी वाज ए ब्रिलियंट पॉलीमैथ, मतलब कि बहुत बड़े विद्वान थे। हु एकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि ये जो है गजनवी के साथ में भारतीय उपमहाद्वीप आए थे। ही स्टडीड संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स, तो इन्होंने जो है संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स भी पढ़े। टू राइट किताब उल हिंद, मतलब कि किताब उल हिंद लिखने के लिए, विच प्रोवाइड्स ए इनक्रेडिबली डिटेल्ड एनसाइक्लोपीडिक ओवरव्यू, मतलब कि बहुत सारी जानकारी दे रहा था किसके? इंडियन एस्ट्रोनॉमी की, मैथमेटिक्स की, फिलॉसफी की, जियोग्राफी की एंड सोशल कस्टम्स की। ठीक है, इन्होंने लिखी है ये। तो अल बरूनी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जो महमूद गजनवी के साथ भारतीय उपमहाद्वीप आए थे। उन्होंने किताबुल हिंद लिखने के लिए संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इस किताब में भारतीय खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन, भूगोल और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत विस्तृत और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई है। फिर ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्टोरिक Ryotwari system of land revenue settlement, where the British state bypassed landlords to collect revenue directly from the individual cultivators' ryots, was conceptualized and implemented in Madras and Bombay by, किसके द्वारा ये जो है conceptualized और implement की गई थी, बताना है आपको। जमीन के लगान के निपटारे की ऐतिहासिक रैतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कौन सी? रैतवाड़ी, ध्यान रखिएगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार जमींदारों को दरकिनार करके, ठीक है, जमींदारों को साइड में हटा दिया और सीधे व्यक्तिगत किसानों से लगान वसूलती थी कि रूपरेखा तैयार करने और उसे मद्रास और बॉम्बे में लागू करने का काम किसने किया था? हर्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर जोनाथन डंकन। बताइए कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, इन्होंने ये जो है किया था। तो पढ़ लीजिए। इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, तो ये अर्ली 19th सेंचुरी में जो है कहाँ? साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में द रैतवाड़ी सिस्टम फिक्स्ड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द एक्चुअल सॉइल क्वालिटी एंड फील्ड साइज रेदर देन ए परमानेंट एस्टिमेट। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत में दक्षिण पश्चिमी भारत में शुरू की गई रैतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जो टैक्स था, स्थायी अनुमान के बजाय जमीन की असल गुणवत्ता और खेत के आधार पर तय किया जाता था। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा, जमीन की असल गुणवत्ता और खेत के आकार के आधार पर तय किया जाता था।
जो है जो स्थायी अनुमान था उसके बजाय, ठीक है। और फिर देखिए उसमें वो क्या कह रहे हैं, द इंडिविजुअल पीजेंट, मतलब कि जो अकेला जो किसान होता था, वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड, उसे जो है ऑनर मानते थे ज़मीन का, एज लॉन्ग एज दे पेड द रेवेन्यू, जब तक वो रेवेन्यू पे करता रहता था, ठीक है। और फिर देखिए क्या है, विच वॉज टिपिकली रिवाइज एवरी 20 to 30 ईयर्स, मतलब कि वो हर साल 20 या 30 साल में रिन्यू हो जाता था। हिंदी में देख लीजिए, 19वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण और पश्चिमी भारत में शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व टैक्स स्थायी अनुमान के बजाय जमीन की असल गुणवत्ता और खेत के आकार के आधार पर तय किया जाता था, ठीक। जब किसान राजस्व का भुगतान करते थे और उन्हें जमीन का मालिक माना जाता था। इस राजस्व की दर में आमतौर पर हर 20 से 30 साल में बदलाव किया जाता था, मतलब कि 20 से 30 साल में वो रिन्यू कर देते थे। देखिए ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी in Pune in 1905 to train young Indians to devote their lives to social welfare and नेशनल एडवांसमेंट। तो निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने 1905 में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी, ठीक है, राष्ट्रवादी नेता है कोई से, ताकि युवा भारतीयों को समाज कल्याण और राष्ट्र उन्नति के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। बताइए, बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लाला लाजपत राय हैं या फिर चित्तरंजन दास, कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो गोखले ने फाउंड करी थी या कह सकते हो फॉर्म करी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी टू चैनल सिविक एनर्जी इनटू नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो मतलब कि नेशन के बिल्डिंग के लिए इन्होंने जो है ये शुरुआत करी थी। द सोसाइटी फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर। तो जो सोसाइटी थी वो किस पर फोकस कर रही थी? एजुकेशन प्रोवाइड कराने पर, सैनिटेशन पर, हेल्थ केयर पर, वाइल वर्किंग टू एलिमिनेट सोशल इविल्स, और साथ में वो जो सोशल इविल्स थे जैसे कि अनटचेबिलिटी है, ठीक, छुआछूत होती थी, उसे हटाना चाहते थे, और प्रमोट कर रहे थे हार्मोनी अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज़, मतलब कि जो है वो बीच में शांति सद्भाव को भी बढ़ावा दे रहे थे इन सारी चीज़ों में। देखिए हिंदी में, गोखले ने देश निर्माण के कार्यों में नागरिकों की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी, याद रखिएगा, ठीक। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक। जब ये गांधी जी आए थे तो बहुत सारी मदद भी करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और याद रखिएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। इस सोसाइटी ने शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया, साथ ही छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, द हिस्टोरिक अगस्त ऑफर ऑफ 1940 विच प्रॉमिस द एक्सपेंशन ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द इवेंचुअल ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज इशूड बाय विच वाइसराय। तो वो ये कह रहे हैं कि 1940 का ऐतिहासिक अगस्त प्रस्ताव, ठीक, अगस्त ऑफर जिसे कहते हैं, जिसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस, अधिराज का दर्जा देने का वादा किया गया था, किस वायसराय द्वारा जारी किया गया था? बताइए, लॉर्ड लिनलिथगो है, लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड वेवेल है या फिर लॉर्ड इरविन है, कौन है बताइए? फिर मैं बताऊं आपको, चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक। फेस्ड विद द प्रेशर्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, तो मतलब कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड के प्रेशर की वजह से, एंड लुकिंग टू सिक्योर इंडियन कॉपरेशन, और जो है वो देख रहे थे जो क्या नाम है, सिक्योर कर रहे थे जो इंडियन कॉपरेशन था, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो इशूड द अगस्त ऑफर। तो ये जो अगस्त ऑफर था वो किसने इशू किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैटली रिजेक्टेड इट, लेकिन जो INC थी ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने जो है इसे रिजेक्ट कर दिया था फ्लैटली, बिकॉज इट फोकस्ड ऑन डोमिनियन स्टेटस रादर देन पूर्ण स्वराज। ये जो है डोमिनियन स्टेटस पे काम कर रहे थे पूर्ण स्वराज की बजाय। मतलब कि डोमिनियन स्टेटस समझते हैं, मतलब कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता नहीं है, सेंटर से कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक। और पूर्ण स्वराज में अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता, सब कुछ होता। देखिए आज भले कांग्रेस कैसी भी हो, लेकिन जो है उस टाइम पे कांग्रेस बहुत लड़ी है, समझ रहे, पूर्ण स्वराज के लिए। तो ये मत समझ लीजिएगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पूर्ण स्वराज के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं, ठीक। तो देखिए उसमें क्या है, विच प्रॉम्प्टेड महात्मा गांधी टू लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह, और इसी वजह से सत्याग्रह की शुरुआत की थी गांधी जी ने। हिंदी में देख लीजिए, दूसरे विश्व युद्ध के दबाव और भारत का सहयोग पाने की कोशिश में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो
ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण आज़ादी के बजाय डोमिनियन स्टेटस, अधिराज का दर्जा पर जोर दिया गया था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट है ये, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दो। देखते हो, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड द ड्रेन थ्योरी। तो मतलब कि ड्रेन थ्योरी का चीफ आर्किटेक्ट कौन था? रिबटल एंड द को फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पॉपुलरली नोन एज द लाइन ऑफ बॉम्बे। तो ड्रेन थ्योरी, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, मैंने देखिए बताया था पिछले वीडियोस में, ठीक है, ये बताया था, का खंडन करने वाले मुख्य व्यक्ति और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सह संस्थापक कौन थे, जिन्हें बॉम्बे का शेर के नाम से भी जाना जाता है? दिनशा वाचा, फिरोज शाह कोटला और केटी तेलंग या फिर बदरुद्दीन तैयब जी, कौन है बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह मेहता। तो सर फिरोज शाह मेहता वाज ए डोमिनेंट मॉडरेट लीडर। तो ये मतलब कि एक डोमिनेंट मॉडरेट लीडर थे, दो थे ना, एक मॉडरेट थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, तो ये मॉडरेट थे। कौन? फिरोज शाह मेहता, लीडर ऑफ द अर्ली कांग्रेस, ठीक है, शुरुआती कांग्रेस के थे, एंड ए ब्रिलियंट लॉयर भी थे, एक ब्रिलियंट, अलॉन्ग साइड केटी तेलंग। एक मिनट रुकिए ज़रा बताता हूँ, सॉरी वो कॉल आ गई थी। हाँ, तो देखिए क्या है, अलॉन्ग साइड केटी तेलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। तो मतलब कि केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के साथ में जो है, इनने मिलकर ही फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के साथ मिलकर की थी 1885 में। हिज पावरफुल प्रेजेंस एंड लीडरशिप इन म्यूनिसिपल एंड नेशनल पॉलिटिक्स अर्नड हिम द टाइटल लाइन ऑफ बॉम्बे। तो इसी वजह से जो है इन्होंने इतने अच्छे काम किए, इन्हें लाइन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। किसे? फिरोज शाह मेहता को, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में देख लीजिए। फिरोज शाह मेहता शुरुआती कांग्रेस के एक प्रमुख नरमपंथी नेता और बेहतरीन वकील थे। उन्होंने केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के साथ मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। नगर पालिका और राष्ट्र राजनीति में उनके दमदार प्रभाव और नेतृत्व के कारण उन्हें बॉम्बे का शेर कहा जाता था। ठीक है, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और यार ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द फेमस दशावतार टेम्पल, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग मोनोलिथिक स्टोन टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया फीचरिंग एन अर्ली शिखर, इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो वो ये पूछ रहा है कि मशहूर दशावतार मंदिर जो उत्तर भारत के सबसे पुराने बचे हुए अखंड पत्थर के मंदिरों में से एक है, ठीक, और जिसमें शुरुआती शिखर की विशेषता है, किस जगह पर स्थित है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि दशावतार टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, भीतरगांव, देवगढ़, ऐरण या फिर तिगावा, कहाँ है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बताइए। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 91 का, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, देवगढ़। तो लोकेटेड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ है ये लोकेटेड? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी। तो ये कहाँ है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। द देवगढ़ दशावतार टेम्पल वॉज बिल्ट इन द अर्ली 6th सेंचुरी। तो ये कब बना था? 6th सेंचुरी के शुरुआत में बना था, शुरुआती दिनों में, ठीक है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, कब? गुप्ता पीरियड के दौरान। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो दशावतार टेम्पल है ये किस पीरियड में बना है, तो आप क्या कहोगे? गुप्ता पीरियड में। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। वो ये भी पूछ सकते हैं कि दशावतार टेम्पल जो है वो किस गॉड को जो है डेडिकेट किया गया है, तो आप क्या कहोगे? लॉर्ड विष्णु को। मैं इसीलिए ये डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए इन्फॉर्मेशन। एंड इज अ मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ अर्ली क्लासिकल पंचायतन स्टाइल आर्किटेक्चर। देखिए जो स्टाइल है ना, स्टाइल पे क्वेश्चन आ जाता है, मैंने एक बार एग्जाम दिया था, तो उसमें वो ये पूछ रहा है कि जो राम मंदिर है ना वो किस शैली पर बनाया गया है, ठीक। तो ऐसे ऑप्शन में आ जाता है कि वो मंदिर का स्टाइल भी पूछ लेते हैं, ठीक। कंप्लीट विद ऑर्नेट रिलीफ क्राइविंग्स। तो हिंदी में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर 6वीं सदी की शुरुआत में गुप्ता काल के दौरान बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और शुरुआती क्लासिकल पंचायतन शैली के मंदिर वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। कौन सी शैली में बना हुआ है? क्लासिकल पंचायतन शैली में। कौन सा? दशावतार टेम्पल। लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेटेड है, और जिसमें नक्काशीदार उभार वाली कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 91। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92, विच एंशियंट ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ शुंग रूलर भागभद्र एंड इरेक्टेड ए फेमस मोनोलिथिक स्टोन पिलर गरुड़ पिलर डेडिकेटेड टू लॉर्ड वासुदेवा एट विदिशा। तो किस प्राचीन यूनानी राजदूत ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार का दौरा किया और विदिशा में भगवान वासुदेव को समर्पित एक प्रसिद्ध एकाश्म पत्थर, वही मोनोलिथिक, ठीक है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का स्तंभ, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ठीक, तो किसने गरुड़ स्तंभ जो है स्थापित किया था बताइए? मेगास्थनीज, डायमाचस, ठीक है, और होलियोडोरस या फिर डोएनिसियस, बताइए कौन है? फिर मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, हेलियोडोरस। ठीक, तो हेलियोडोरस वाज ए ग्रीक एम्बेसडर, ये ग्रीक एम्बेसडर थे, राजदूत थे, सेंट बाय किंग एंटालिया किडास, ठीक है, एंटालिया किडास ही पढ़िए, एंटालिया किडास ऑफ तक्षशिला टू द कोर्ट ऑफ किंग भागभद्र। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई अर्ली हिंदुज़म। तो ये जो थे बहुत इन्फ्लुएंस थे, मतलब प्रभाव में थे, किससे? हिंदुज़म से। सही है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, एंड इरेक्टेड द हेलियोडोरस पिलर अराउंड 113 BCE, मतलब कि ईसा पूर्व 113 में इन्होंने हेलियोडोरस पिलर स्तंभ भी बनवाया। डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ ऑन द इंस्क्रिप्शन एज ए भागवत डिवोटी ऑफ विष्णु, और उसमें यह बताया कि ये दर्शाया गया कि वो जो है वो कह सकते हो विष्णु के डिवोटी हैं, भक्त हैं। सही। हिंदी में देख लीजिए, हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था, ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक, जिसे तक्षशिला के राजा एंटियालकिडास ने राजा भागभद्र के दरबार में भेजा था। वह शुरुआती हिंदू धर्म या फिर भागवत धर्म से बहुत प्रभावित था और उसने लगभग 113 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस स्तंभ बनवाया। इस स्तंभ के शिलालेख में उसने खुद को भागवत बताया या फिर विष्णु का भक्त। क्लियर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, द डायनेमिक फिलॉसफी ऑफ स्याददेव। ठीक, क्या है? स्याद्वाद, सॉरी, क्या है ये? द डायनेमिक फिलॉसफी ऑफ स्याद्वाद, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल असर्शंस और मे बी नेस इज ए कोर एपिस्टोमोलॉजिकल पिलर ऑफ विच एंशियंट इंडियन रिलीजन। तो वो ये कह रहे हैं स्यादात शर्तों के साथ बात कहने या फिर शायदपन का सिद्धांत का गतिशील दर्शन किस प्राचीन भारतीय धर्म का ज्ञान मीमांसा संबंधी मुख्य आधार है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, आजीववाद का या फिर चारवाक का? चारवाक भी फेमस थे, बताइए कौन सा है, किसका है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, जैनिज्म। ठीक, तो स्याद्वाद इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जैनिज्म फिलॉसफी। तो यह जैन फिलॉसफी का एक अभिन्न अंग है, क्लोजली टाइड टू अनेकांतवाद। तो ये किससे बंधा हुआ है? अनेकांतवाद से। द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म, इट स्टेट्स दैट ऑल ह्यूमन जजमेंट्स आर कंडीशनल एंड पार्शियल। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी जितने भी ह्यूमन जजमेंट्स हैं वो कंडीशनल हैं एंड पार्शियल है, रिप्रेजेंटिंग ओनली वन पर्सपेक्टिव आउट ऑफ मैनी पॉसिबिलिटी। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें से ये केवल एक पर्सपेक्टिव को, एक तरफ की चीज़ों को बताते हैं। ठीक, देयरफॉर नो सिंगल ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू कैन क्लेम एब्सोल्यूट ट्रूथ। और ये बात सही भी है, क्योंकि कृष्णमूर्ति भी कहते हैं ट्रूथ हैज़ नो अथॉरिटी। ठीक है, तो वो ये बात सही कह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जैनी जो है ज़्यादा हिंसक भी नहीं होते, और ये बात सही भी है। ठीक है, आप केवल अगर अपने व्यू को सच मान रहे हो तो वो सच थोड़े ना है, दूसरा किसी और तरह भी सोच सकता है। ठीक, तो ये बात होनी भी चाहिए। फिलहाल देखते हैं हिंदी में। स्याद्वाद जैन दर्शन का एक अहम हिस्सा है और ये अनेकांतवाद, अनेकांत का सिद्धांत से गहराई से जुड़ा है। इसके अनुसार इंसानों की सभी राय या निर्णय सशर्त और अधूरे होते हैं। वे कई संभावनाओं में से केवल एक नज़रिए को दर्शाते हैं, इसीलिए किसी भी एक इंसान का नज़रिया पूर्ण सत्य होने का दावा नहीं कर सकता। सही है, तो ये जो है डायनेमिक फिलॉसफी स्याद्वाद की, ये जैनिज्म ने दी थी। ठीक, ये याद रखिएगा, जैनिज्म के अंतर्गत आती है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, द यूनिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट नोन एज द स्क्विंच सिस्टम। ठीक, कौन सा? स्क्विंच सिस्टम यूज्ड टू ट्रांजिशन ए स्क्वायर रूम इनटू ए राउंड बेस टू सपोर्ट ए मैसिव डोम was used prominently for the first time in India in which monument? तो वो ये कह रहे हैं कि स्क्विंच सिस्टम नाम के उस अनोखे स्ट्रक्चरल एलिमेंट का इस्तेमाल जिसके जरिए एक चौकोर कमरे को गोल आधार में बदलकर एक विशाल गुंबद को सहारा दिया जाता है, भारत में पहली बार किस स्मारक में बड़े पैमाने पर
किया गया था, बताइए। कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, इल्तुतमिश का मकबरा या फिर कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद, बताइए कौन सा इसका। फिर मैं बताता हूँ आपको। टफ है ना ये क्वेश्चन है। एक तो वैसे भी आप लोग इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ऊपर से ये हिस्ट्री भी कभी मिडीवल आ जाती है, कभी एंशियंट आ जाती है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और देखिए आप लोग बार बार पढ़िए, जो मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये बार बार आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगे, ठीक है, एक बार में नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलाई दरवाज़ा। ठीक, तो बिल्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी इन 1311 सी। तो जो है ये किसके द्वारा अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में। द अलाई दरवाज़ा स्टैंड्स एज एन आर्किटेक्चरल माइलस्टोन। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि ये बहुत वास्तुकला का एक बहुत बड़ा नमूना है, उपलब्धि है। वाइल दिस नियर बाई टॉम ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है, और इसमें जो है मतलब वो कह रहे हैं कि पास ही में इल्तुतमिश के मकबरे के, ठीक है, इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। द अलाई दरवाज़ा सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द स्क्विंच आर्क सिस्टम, और ये अलाई दरवाज़ा जो है वो उसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की स्क्विंच आर्क सिस्टम को टू परफेक्टली बैलेंस ए लार्ज ट्रू इस्लामिक डोम ओवर ए स्क्वायर हॉल। तो वो इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है ना परफेक्टली जो है ये पूरी तरीके से किया गया था, और इसमें कह सकते हो इस्लामिक जो गुंबद होता है टॉम को पूरी तरीके से संतुलित किया गया था। हिंदी में देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनवाया गया अलाई दरवाज़ा वास्तुकला के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि है। जहां पास ही स्थित इल्तुतमिश के मकबरे में इस तकनीक का प्रयोग किया गया था, वहीं अलाई दरवाजे में स्क्विंच आर्क सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू किया गया, ताकि एक चौकोर हॉल के ऊपर एक बड़े और असली इस्लामिक गुंबद को पूरी तरीके से संतुलित किया जा सके। सही है, तो ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द हिस्टोरिक ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक, 1665, सही है, 1665 में हुई थी। वाज साइंड बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज एंड विच मुगल कमांडर। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पुरंदर की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में, वो छत्रपति शिवाजी और किस मुगल कमांडर के बीच में हुई थी, रिप्रेजेंटिंग एम्परर औरंगजेब। हाँ, किस कमांडर के बीच हुई थी? हिंदी में देख लीजिए, ऐतिहासिक पुरंदर की संधि 1665 छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट औरंगजेब का प्रतिनिधित्व करने वाले किस मुगल कमांडर के बीच हुई थी? ऑप्शन भी देख लीजिए, शाइस्ता खान, अफजल खान, मिर्ज़ा राजा जय सिंह या फिर दिलीर खान, कौन थे? चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिर्ज़ा राजा जय सिंह। तो फॉलोइंग ब्रिलियंट मराठा मिलिट्री कैंपेन्स औरंगजेब सेंट ए मैसिव आर्मी। ठीक है, तो मराठा जो थे वो उनका शानदार अभियान था, तो औरंगजेब ने जो है वो आमेर के राजा जय सिंह प्रथम के कुशल कठोर नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। सही है, कौन? राजा जय सिंह, ठीक है, अंबर के। और पुरंदर कॉर्नर्ड एट पुरंदर फोर्ट शिवाजी महाराज साइन द ट्रीटी, और मतलब कि जो है पुरंदर के किले में शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने साइन की ट्रीटी, एग्रीइंग टू टेम्परेरली सीड 23 ऑफ हिज फोर्ट टू द मुगल्स एंड विजिट द इंपीरियल कोर्ट ऑफ आगरा। और वहाँ पर जो है उन्होंने मुगलों को अपने 23 किले अस्थायी रूप से सौंपने और आगरा में शाही दरबार में जाने के लिए सहमत हुए। आपको ये याद रखना है कि 1665 में पुरंदर की संधि हुई है, किसके किसके बीच में हुई है? छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 1665 सन भी याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन 1506 हैविंग फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा 2 years प्रायर। मतलब कि पहले दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आगरा शहर की स्थापना के 2 साल बाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आगरा शहर की स्थापना के 2 साल बाद 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर खिज़र खान, कौन थे? बताइए, जिन्होंने जो है दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी राजधानी। ऑप्शन भी देख, हाँ ऑप्शन तो बता ही दिया मैंने, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी फाउंडेड आगरा इन 1504 CE। तो सिकंदर लोदी जो थे उन्होंने आगरा की स्थापना करी थी कब? 1504 ईस्वी में। टू एस्टेब्लिश क्लोजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोल ओवर द वेल्थी ट्रेड रूट्स ऑफ दोआब, ग्वालियर एंड सेंट्रल इंडिया। तो मतलब कि जो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो है उन्होंने ये करा था ऐसा। ही ऑफिशियली शिफ्टेड हिज कैपिटल देयर इन 1506, मतलब कि
देखिए इसमें क्वेश्चन कितने बने, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी, ठीक है, और 2 साल बाद ही जो है उन्होंने कैपिटल जो थी वो भी शिफ्ट कर ली 1506 में, ठीक। तो 1504 में आगरा की स्थापना हुई है और 1506 में जो है उसे कैपिटल भी बना दिया है, दिल्ली से आगरा कर ली है। किसने? सिकंदर लोदी ने। ही इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लैंड मेजरमेंट एंड गज ई सिकंदरी। तो अगर पूछा जाए कि गज ए सिकंदरी किसने इंट्रोड्यूस किया था तो आप क्या कहोगे? सिकंदर लोदी। हालांकि ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। देख लीजिए हिंदी में, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी ताकि दोआब, ग्वालियर और मध्य भारत के समृद्ध व्यापारिक मार्गों पर बेहतर प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण रखा जा सके। उसने 1506 में अपनी राजधानी आधिकारिक तौर पर वहाँ स्थानांतरित कर ली। वह भूमि मापन की इकाई गज ए सिकंदरी शुरू करने के लिए भी जाने जाते हैं। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 97, द रेडिकल यंग बंगाल मूवमेंट which drew inspiration from the French Revolution and encouraged young students to think freely and question all authority was led by। तो क्रांतिकारी यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक, जिसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि यंग बंगाल मूवमेंट ने किससे प्रेरणा ली? फ्रांसीसी क्रांति से। और युवा छात्रों को खुलकर सोचने और सभी तरह के अधिकार प्राप्त लोगों या संस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहन किया। उसका नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, द्वारकानाथ टैगोर या फिर राजा राम मोहन राय? कौन थे बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, ठीक है, टाइम कहाँ ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं आपका। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ए ब्रिलियंट रेडिकल टीचर, तो मतलब कह सकते हो क्रांतिकारी टीचर थे ये, ऑफ एंग्लो पोर्टुगीज डिसेंट। एंग्लो पोर्टुगीज डिसेंट के थे, कहाँ? हिंदू कॉलेज कैलकाटा में। लॉन्च द यंग बंगाल मूवमेंट इन लेट 1820। देखिए कुछ जो है ना फॉरेनर्स, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, और ये हेनरी विवियन डेरोजियो उसी में से एक है, ठीक। तो इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट जो है लेट 1820s में जो है फॉर्म किया था। ही अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स, और उन्होंने जो है अपने फॉलोअर्स से अर्ज करी, रिक्वेस्ट करी, टू रिजेक्ट आउटडेटेड सोशियो रिलीजियस डॉगमास, मतलब कि जो पुरानी घिसी पिटी चीज़ें चल रही हैं, विचारधारा, उन्हें हटाने के लिए उनसे चैम्पियन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एम्ब्रेस साइंटिफिक रेशनल थिंकिंग, मतलब कि तर्क लगाओ, समझ रहे हो, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसे निखारो। तो वो ये कह रहे थे कि डेवलप करो इन चीज़ों को। हिंदी में देख लीजिए, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एंग्लो पुर्तगाली मूल के एक प्रतिभाशाली और क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1820 के दशक के आखिर में यंग बंगाल मूवमेंट का शुरुआत की, ठीक। उन्होंने अपने अनुयायियों में पुरानी सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों को छोड़ने, अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करने और वैज्ञानिक व तर्कसंगत सोच अपनाने का आग्रह किया, ठीक। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 98, विच ब्रिटिश एक्ट फॉर्मली ब्रॉट एन एंड टू द कॉमर्शियल ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कंप्लीटली थ्रोइंग ओपन इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि किस ब्रिटिश अधिनियम यानी कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश एक्ट था जिसने औपचारिक रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, वाणिज्यिक व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जो सभी ब्रिटिश व्यापारियों को पूरी तरह से खुले भारतीय व्यापार को फेंक दिया, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784? बताइए। विनिमय अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784? बताइए क्या है इसका आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 स्ट्रिप्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इट्स कमर्शियल ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया ड्यू टू इमेंस प्रेशर फ्रॉम प्राइवेट मर्चेंट्स इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के प्राइवेट व्यापारियों के भारी दबाव के कारण, ठीक है, कौन से जो प्राइवेट व्यापारी थे अपने आप में ही लगे हुए हैं। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया, सही है। और देख लीजिए उसके बाद वो क्या कह रहे हैं। द कंपनी वॉज अलाउड टू रिटेन इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड, मतलब कि जो है वो अपनी मोनोपोली किस पर कर सकती थी?
टी में और ट्रेड में किसके साथ, वो भी चाइना के साथ अलाउ था। नोट दीज रिमेनिंग मोनोपोलीज वर आल्सो अबॉलिश्ड बाय द सब्सिक्वेंट चार्टर एक्ट 1833। मतलब कि ये जो छूट दे रखी थी ना 1833 में, इसे भी खत्म कर दिया गया था। देख लीजिए, सही से पढ़ लीजिए हिंदी में। ब्रिटेन के प्राइवेट व्यापारियों के भारी दबाव के कारण 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार मोनोपोली को खत्म कर दिया। अपवाद कंपनी को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। सही है। बाद में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इन बचे हुए अधिकारियों को भी खत्म कर दिया गया। सही है। फिर देखिए अपने लोग देखते हैं नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड द महलवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड सेंट्रल इंडिया अराउंड 1822। तो 1822 के आसपास उत्तर पश्चिमी प्रांतों और मध्य भारत में भूमि राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने, हॉर्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर चार्ल्स मेटकॉफ? कौन है बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्ट मैकेंजी। ठीक, तो अंडर द महलवाड़ी सिस्टम, मतलब कि महलवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत लैंड रेवेन्यू वाज नॉट असेस्ड ऑन इंडिविजुअल पीजेंट्स। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि महलवाड़ी प्रणाली के तहत व्यक्तिगत किसानों पर भू राजस्व का आकलन नहीं किया गया था। सही, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो वो इसमें यही बता रहे हैं कि जो मतलब कि अंडर द महलवाड़ी सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज नॉट असेस्ड और इंडिविजुअल पीजेंट, मतलब कि एक जो इंडिविजुअल था ना उसके ऊपर नहीं वो असेस कर रहे थे, नाप रहे थे कर को, बट कलेक्टिवली ऑन द एंटायर विलेज कम्युनिटी। मतलब कि जो पूरी विलेज की कम्युनिटी थी ना उसके ऊपर ये जो है जो कर था उस पर निकाला जाता है, जिसे हम महल कह रहे थे, मतलब कि पूरी कम्युनिटी पर। द विलेज हेडमैन, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे थे, लंबेरदार, वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द टैक्स। तो मतलब कि जो ये लंबेरदार था वो रिस्पॉन्सिबल था टैक्स कलेक्ट करने के लिए एंड हैंडलिंग इट ओवर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और वही जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को देता। सही है। तो इंडिविजुअली नहीं कर रहे थे, लंबेरदार था वो कलेक्ट करता था और फिर वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करा देता था। सही है। और ये जो शुरुआत करी थी महलवाड़ी व्यवस्था की वो किसने करी थी? हॉर्ट मैकेंजी ने। सही है। कब? 1822 में। ध्यान रखिए इन चीज़ों को। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। द फेमस रेड क्लिफ लाइन, लो ये तो क्वेश्चन जाना हुआ होगा, पढ़ लीजिए। द फेमस रेड क्लिफ लाइन वाज ड्रॉन इन 1947 टू डीमार्केट द इंटरनेशनल बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो थी ना वो 1947 में किसके बीच में बनाई गई थी? इंडिया और दूसरा कौन सा कंट्री था उसके बीच में यह निर्धारित की गई थी। सीरियल रेडक्लिफ ने करी थी ना फ्रीडम एट मिडनाइट, देखी या नहीं देखी? भाई साहब देखिएगा, बहुत बेहतरीन वेब सीरीज़ है। उसमें पूरा दिखाया गया कि कैसे कैसे कौन सी रियासतें इंक्लूड करी गई हैं, उनका कैसे एलोकेशन हुआ है। बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है, मैं रिकमेंड करूँगा। और वो मतलब ये भी है बायस्ड नहीं है किसी तरफ। फिलहाल इसमें बताइए आप, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार किसके बीच में है रेड क्लिफ लाइन? इंडिया और दूसरा कंट्री कौन सा है? चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक, तो याद रखिए कि चेयरिंग द बॉर्डर कमीशन सेटअप अंडर द पार्टीशन प्लान ब्रिटिश लॉयर सर सीरियल रेडक्लिफ है, ये मैं बता रहा था। तो ये जो सीरियल रेडक्लिफ थे ये निष्पक्ष थे। वो लोग ये कह रहे थे कि कोई एक ऐसा लाओ निष्पक्ष जो लाइन ड्रॉ करे, तो फिर सीरियल रेडक्लिफ को बुलाया गया था। ठीक, ये ब्रिटिश लॉयर थे। हालांकि वो लोग कर तो अपनी ही मर्जी से रहे थे, लेकिन ये ऐसा वो लोग कहते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से हुआ है। ठीक, तो वो कह रहे हैं सीरियल रेडक्लिफ ड्रू द लाइन्स टू स्प्लिट द मल्टी इथनिक प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल। तो उन्होंने पंजाब का भी निर्धारण किया और बंगाल का भी किया। दिस बाउंड्री लाइन डिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया इनटू द इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो बाउंड्री लाइन थी वो डिवाइड कर रही थी ब्रिटिश इंडिया को किसमें? इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान में, विच देन इंक्लूडेड मॉडर्न डे बांग्लादेश एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो मतलब कि उस समय जो है वो उसमें बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान भी निर्धारित था। देखिए ईस्ट पाकिस्तान तो समझ गया ना, वो उधर जो बाद में बांग्लादेश भी उसमें जो है बना, वो लड़ाई हुई थी, तो वो यही बताना चाह रहे हैं। हिंदी में देख लीजिए। विभाजन योजना के तहत स्थापित सीमा आयोगों की अध्यक्षता करते हुए ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल के बहुजातीय प्रांतों को विभाजित करने के लिए लाइनें खींची। इस सीमा रेखा ने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित कर दिया था, जिसमें तब आधुनिक बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में शामिल किया गया था। सही, तो ध्यान रखिए कि रेडक्लिफ लाइन जो है 1947 में ड्रॉ हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जो लॉयर थे वो ब्रिटिश लॉयर थे सर सिरिल रेडक्लिफ। सही है। तो ये था आपका सेशन। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करो, ठीक है। फिलहाल मैं लाता तो रहूँगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।